सो एज फार एज माइनर की बात करें तो उसमें मैंने दोनों चीजें आपको बता दी थी कि माइनर के अगेंस्ट में स्टॉपर लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए दो चीजें हैं, अब मैंने कल भी बताया था, आज भी रिपीट थोड़ा सा कर दे रहा हूँ रिकैप में। मोहरी बीबी के केस में तो भाई सामने वाले बंदे को साफ साफ पता था, ही वॉज फुल्ली अवेयर कि हाँ मैं जिस बंदे के साथ डील कर रहा हूँ वो माइनर है। स्टिल सब कुछ जानने के बाद भी उसने उसके साथ क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था और अग्रीमेंट भी कर लिया था, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ कर लिया उसके साथ। बट जहां पर नहीं होगा वहां पर कुछ सीन अलग ही होगा। उसके लिए मैंने कुछ केसेस भी आपको शेयर कर दिए थे, जैसे खानगुल का केस मैंने आपको कल शेयर किया था। इसके अलावा मोहरी बीबी का केस तो आपको मैंने बताया था। इसके अलावा करतार सिंह का एक केस मैंने आपको शेयर किया था, करतार सिंह वर्सेज हरवंश सिंह का। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर माइनर के साथ अग्रीमेंट होता है तो अग्रीमेंट में तो कहा गया कि भाई ठीक है, माइनर के अग्रीमेंट का नेचर क्या है। तो माइनर के साथ कोई, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मजेदार टेक्निकल पार्ट है और इसकी वजह से आंसर ना कुछ का कुछ हो जाता है। देखिए पॉइंट ये है कि माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड होता है। ठीक है, माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट तो वॉइड होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड होता है और कोई अगर माइनर मेजर बन के अग्रीमेंट कर ले तब क्या होगा। ये तो क्लियर है कि अगर सामने से मेरे को पता है कि ये बंदा माइनर है और मैं माइनर के साथ अग्रीमेंट कर लूं तो उस एग्रीमेंट का नेचर बिल्कुल वाइड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा माइनर है और मैं उसको मेजर समझ करके या उसके रिप्रेजेंटेशन में आकर के मेजर समझ करके उसके साथ में अग्रीमेंट करूंगा, तो उस कंडीशन में तो फिर मेरे लिए वो मेजर ही है, माइनर तो है नहीं। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, क्या अग्रीमेंट वॉइड होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है। दो चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं। पहली बात तो ये यहाँ पर क्लियर होती है दो बातों में से कि अगर कोई माइनर मेजर का रिप्रेजेंटेशन करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और ये बात सामने वाली अपोजिट पार्टी को पता नहीं है, अगर सामने वाली पार्टी को पता नहीं है इवन आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, देन इन दैट कंडीशन माइनर की लाइबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर पता है तब उस कंडीशन में माइनर की लाइबिलिटी नहीं बनती है। अब उससे भी आगे की बात आती है, अगर माइनर मेजर का रोल अदा करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके, माइनर मेजर का मिस रिप्रेजेंटेशन करके अगर कोई बेनिफिट प्राप्त कर लेता है, बेनिफिट ले लेता है और बाद में ये पता चलता है कि नहीं नहीं वो तो माइनर था एट द टाइम ऑफ द अग्रीमेंट, तो क्या जो कुछ भी बेनिफिट उसने लिया है वो बेनिफिट उसको वापस करना पड़ेगा या वो बेनिफिट उसको वापस नहीं करना पड़ेगा। जो फायदा उसने लिया है, जो फायदा उसने उठा लिया है, क्या वो फायदा उसको वापस करना पड़ेगा या वो फायदा उसको वापस करना नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है। अब इसी इसी कॉन्सेप्ट को इंग्लिश लॉ में कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। कल मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को शेयर कर दिया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की तो सबसे पहले जो वर्ड आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है, रेस्टिट्यूशन शब्द का मतलब होता है रिस्टोर बैक, रिस्टोर बैक। यानी जो चीज जैसे की अवस्था में थे, पहले की अवस्था में जैसे थी वैसे ही उसको उसी मोड में लाके रख देना। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है जो चीज जैसे पहले की अवस्था में थी उसको उसी मोड में ला करके छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन या रिस्टोर बैक। सो इट मीन्स, अब ध्यान से समझना है, ये बात कल भी बताई थी, आज मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं और इसके जो माइनर माइनर जो टेक्निकल डिफरेंस हैं वो आप जरा समझना है, उसको आप पकड़ना है।
मैंने कहा था, और मैं अभी जल्दी से उसको रिकैप करा रहा हूं, कि यदि कोई माइनर अनड्यू बेनिफिट उठा लेता है, अनड्यू बेनिफिट मतलब जो बेनिफिट उसको नहीं उठाना चाहिए, अगर कोई माइनर अनड्यू बेनिफिट उठाता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, तो उस कंडीशन में इंग्लिश लॉ के डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के हिसाब से उस पर्सन को, यानी उस माइनर पर्सन को, वो जो भी बेनिफिट उसने लिया है, जो भी बेनिफिट उसने ऑब्टेन किया है, जो भी बेनिफिट उसने रिसीव किया है, वो सब उसको वापस करना पड़ेगा अंडर द लॉ ऑफ इक्विटी। इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना बराबरी करो, इक्विटी का कॉन्सेप्ट कहता है बराबरी करो। मतलब अगर आपकी गलती से किसी को लॉस हुआ है तो आपका भी लॉस होना ही चाहिए। यही इक्विटी का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। एक तरीके से आप समझिए, अगर आपने किसी का लॉस किया तो आपका भी लॉस होना चाहिए, बस इतना है। सो नाउ द पॉइंट हियर इज, देखिए अब इसमें दो बातें होंगी, अगर कोई डाउट होगा तो पूछते चलिए। हमेशा मैं अक्सर कहता हूं कि लॉ में हमेशा दो चीजें साथ चलती हैं, यस और नो, यस और नो। लॉ में कभी भी जल्दी आपको फिक्स्ड आंसर नहीं मिलेगा कि इसके बाद यही होगा। सब बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको क्या मिलने वाला है, प्रोवाइजो प्रोवाइजो प्रोवाइजो। इवन आप क्रिमिनल लॉ में भी चले जाएंगे, वहां भी पनिशमेंट भी कोई फिक्स्ड पनिशमेंट नहीं है, वहां भी या तो ये मिलेगा वो तो वो मिलेगा। अब मर्डर करके भी आता है तो आजीवन कारावास का ही प्रोविजन है, नहीं तो फांसी का ही प्रोविजन है। मतलब एक दंड नहीं है, हमेशा दो बातें होती रहती हैं। ठीक है। सो नाउ इफ ए माइनर, ध्यान दीजिएगा, हैज ऑब्टेन्ड, शायद अगर लिखवा देखा है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखिए, लेकिन मैं इसको नोट कर रहा हूं आपके लिए। इफ ए माइनर हैज ऑब्टेन्ड, यानी माइनर ने बेनिफिट लिया है, लिख चुके हैं ऑब्टेन्ड सर ईडी, ऐसे। अनड्यू, अनड्यू बेनिफिट्स। अगर माइनर ने कोई अनड्यू बेनिफिट्स उठा लिया है इन एनी ट्रांजैक्शन, इन एनी ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन में अनड्यू बेनिफिट उठा लिया है, तब इंग्लिश लॉ के हिसाब से, इंग्लिश लॉ के हिसाब से ही इज, ही का मतलब माइनर, ही इज required to restore, he is required to restore, he is required to restore back, he is required to restore back the benefit, benefit received by him, the benefit received by him। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि ये बात आती है अंडर द इक्विटेबल, यानी इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी की वजह से। सो अंडर द इक्विटेबल, इक्विटेबल, इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, अंडर द इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वजह से। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर, बड़ा एकदम बोलते हैं ना बटरी सा फीलिंग है, एकदम मक्खन जैसा, आपके बिल्कुल दिमाग में बस फिक्स कर देना है। अगर बच्चा है, बच्चा को बच्चा समझने की गलती ना करो, ये इंग्लिश लॉ कहता है, इंडियन लॉ नहीं कहता है। इंग्लिश लॉ कहता है बच्चे को बच्चे समझने की भूल ना करो, गलती से मतलब मत समझो उसको बच्चा। अगर बच्चा कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है और उस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से वो कोई बेनिफिट जनरेट करता है, तो जो कुछ भी बेनिफिट उसने लिया है वो बेनिफिट उससे वसूला जाना चाहिए, ये कहता है। और वो क्यों कहता है इंग्लिश लॉ? क्योंकि इंग्लिश लॉ जो मोस्टली है ना, वो इक्विटी के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इक्विटी के पॉइंट पर ही बात करता है। और इक्विटी का मतलब होता है दोनों को तरफ को देखना, इक्वल, इक्वलिटी, इक्वल। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्विटी का मतलब इक्वालिटी, बराबरी, समानता, दोनों को देखना। तो यानी कि आपके लिए एकदम सीधा सा टू द पॉइंट बटरी फीलिंग ये है कि अगर अनड्यू बेनिफिट लेता है, यानी सीधी बात क्या हो गई कि माइनर है और माइनर अगर अनड्यू बेनिफिट उठाता है, अगर माइनर अनड्यू बेनिफिट उठाता है,
माइनर अगर अनड्यू बेनिफिट उठाता है किसी ट्रांजैक्शन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में अनड्यू बेनिफिट उठाता है, तब उस केस में जब अनड्यू बेनिफिट उठाएगा तो ये उसको बेनिफिट को क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर बैक। जो जितना बेनिफिट उठाया है वो सब उसको वापस देना पड़ेगा, जितने का चूना लगाया था उतना चूना उसको वापस देना पड़ेगा। ये यहां पर इनका सीधा सीधा रूल कहता है, जो कि हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे की बात जरा समझते हैं क्या है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सिंपली सेज डॉक्ट्रिन ऑफ, जो हमारा रेस्टिट्यूशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन हर एक मामले पर लागू नहीं होता है। यह भी एक बड़ी मजेदार बात है। मतलब ये समझिए कि जो क्या लिया बच्चे ने, माइनर है तो माइनर को शौक क्या होता है, ये भी तो सोचना होगा ना कि माइनर के शौक क्या है। माइनर क्या लेके जा रहा है, माइनर ने कुछ भी किया, अगर अनड्यू बेनिफिट लिया तो अनड्यू बेनिफिट में क्या लिया, क्या लिया। आज के डेट में अनड्यू बेनिफिट में क्या लेता है माइनर। माइनर अगर पैसा मान लीजिए अगर लेता है तो क्या करता है, सबसे पहला काम करेगा कि मोबाइल फोन खरीदेगा, एप्पल का आईफोन खरीदेगा, आईपैड खरीदेगा, बाइक खरीदने का शौक होता है। मतलब अगर कोई अनड्यू बेनिफिट लेता है तो अनड्यू बेनिफिट में मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक मटेरियलिस्टिक या रियलिस्टिक चीजें खरीदने का शौक रखता है या वो लेता है। अंग्रेजों का कानून बड़ा सीधा कहता है कि अगर माइनर रियलिस्टिक चीजें खरीदता है, अनड्यू बेनिफिट में वो रियलिस्टिक चीजें लेता है, तो जो वो रियलिस्टिक चीजें खरीदता है उसकी वो सारी रियलिस्टिक चीजें को ही वापस ले लेना चाहिए, द सेम थिंग को वापस ले लेना चाहिए। मतलब उल्लू बना करके, बेवकूफ बना करके जो आपने रियलिस्टिक चीजें खरीदी उसी को आप उनसे वापस ले लो। मान लीजिए किसी से लोन ले लिया, मॉर्टगेज में इंटर कर गया, लोन ले लिया, मॉर्टगेज में इंटर कर गया, लोन ले लिया, तो लोन लेकर के क्या खरीद रहा है, लोन लेके आईफोन खरीद रहा है। तो इनका नियम ये कहता है कि भैया आईफोन खरीदा है ना, चलो आईफोन ही उनका ले लो, आईफोन ही उसका ले लो, ये उसके लिए रिस्टोर बैक हो जाएगा। अच्छा क्या खरीदा है उसने, बाइक खरीदी है, बाइक ले लो, यानी रिस्टोर बैक, वही चीज ले लो जो उसको, जिसके लिए उसने इतना बड़ा अनड्यू बेनिफिट लिया, वही सारी चीजें उससे ले लेनी है। सो यू कैन राइट इट डाउन कि डॉक्ट्रिन के अनुसार, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के अनुसार माइनर, आप ऐसा लिख सकते हो, अंडर रेस्टिट्यूशन, अंडर रेस्टिट्यूशन माइनर is asked, minor is asked to restore back, to restore back the exact things। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, एग्जैक्ट थिंग्स। जो चीज उसने ली है सेम उसी चीज को उससे वापस छीन लो, ले लो, टेकन बाय हिम। जिस चीज को पाने के लिए उसने गलत गलत काम किए, वो चीज ले लिया, एक तरीके से उसको पनिशमेंट मिल गया। एक लॉ ऑफ इक्विटी उनका ये कहता है। अब एग्जैक्ट थिंग ही लेने की बात कही जा रही है। और रिमेंबर, अगर मैं बोलूं 1872 का ये लॉ है या उससे पहले का लॉ है इंग्लिश के मामले में, तो ये कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके ऊपर लागू होगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है माइनर के ऊपर लागू होगा, वापस लेना है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि ये जो मामला है, इट इज एप्लीकेबल, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल ओनली टू गुड्स। ये सिर्फ सामान के ऊपर लागू होता है, और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय ए माइनर। रेस्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है
ये दो चीजों पर लागू होता है सीधे तौर पर। अगर उस अनड्यू बेनिफिट का इस्तेमाल करके माइनर ने कोई सामान खरीदा है या कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो रेस्टिट्यूशन कहता है कि उसका सामान ही ले लो, उससे उससे उसका प्रॉपर्टी ले लो। ये उसके लिए एक तरीके का क्या हो जाएगा, पनिशमेंट एक तरीके से होगा। और क्या होगा, चीजें रेस्टिट्यूशन की तरफ चली आएंगी। अब इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो चीजें गुड्स और प्रॉपर्टी अगर आपको मिल जाती हैं तो, ट्रेसेबल हैं तो, उससे ये दोनों चीजें ले लेनी चाहिए। सो नाउ सो लॉन्ग एज दे कैन बी ट्रेस्ड, so long as they can be traced, so long as they can be traced and are still are still in possession, and are still in possession। अगर वो सामान उस लड़के के पास है, मौजूद, ट्रेसेबल है, तो उससे वो सामान ले लो। दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। ये एक चीज पर लागू नहीं होता है, दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मनी ओनली। मनी यानी पैसे के ऊपर नहीं लगता है। अब 1872 का है तो उस जमाने में पैसे की मतलब, पैसे का मतलब ये गूगल पे और फोन पे नहीं था। उस जमाने में पैसे का मतलब सिक्के वगैरह हुआ करते थे। तो जो सिक्के दिए जाते थे वो सिक्के मतलब वही सिक्के होने चाहिए, इस तरह का मतलब था। तो इसीलिए वहां से उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के ये चला जाए तो बड़ा, उस समय के हिसाब से कहा गया कि भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मनी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट दिस इज द मनी विच हैज बीन यूज्ड और विच हैज बीन यूज्ड बाय द माइनर। तो वही प्रॉपर्टी है, वही मनी है, और उसी मनी को हम उससे ले सकते हैं। सो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है, doctrine of restitution does not apply to money, does not apply to money। ये मनी के केस में नहीं लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स और प्रॉपर्टी के केस में लगता है। ये था इसका बेसिक पॉइंट। अब आपको मैंने कल बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन से जो रिलेटेड हमारा केस है, उस केस का नाम क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो केस है, उस केस का नाम है लेजी वर्सेस शेली, LESLIE, लेजली वर्सेस शेल, SHEILL। बड़ा जबरदस्त केस है, 1914 का किंग्स बेंच का डिसाइडेड ये केस है, बड़ा जबरदस्त केस है। इस केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन को कायदे से डिफाइन किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इस केस में है कि एक माइनर होता है, और ये माइनर जो है दो अलग अलग पर्सन से 200 पाउंड का लोन ले लेता है। यानी 200 पाउंड बहुत बड़ा अमाउंट है। 1914 के 1914 के हिसाब से 200 पाउंड बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो एक माइनर है और दो अलग अलग लोगों से 200 पाउंड का लोन लेके बैठ गया। और जब इसको मांगने गया, ये जो लोग जिन्होंने पैसे दिए थे 200 पाउंड, ये लोग मनी लैंडर थे। ये कौन थे? मनी लैंडर। जब ये मनी लैंडर उससे पैसे मांगने के लिए वापस गए विथ इंटरेस्ट, विथ प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसने सीधा सीधा कहा कि नहीं भाई, मैं तो माइनर था, आई वॉज माइनर, वेन आई वॉज माइनर हाउ यू कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ मी, मेरे साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर कैसे सकते हो, हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। और जो ये मैटर अपीलेट कोर्ट तक गया, तो अपीलेट कोर्ट ने भी यही बात कह दी। अपीलेट कोर्ट ने भी यही बात कह दी, भैया मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड, मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड। अपीलेट कोर्ट ने यह कह दिया, अपीलेट कोर्ट ने भी यह कह दिया कि मनी
could not be recovered, could not be recovered, मनी को रिकवर नहीं किया जा सकता है, ये अपीलेट कोर्ट का ही कहना था। सबसे सीधी सीधी बात। कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये अलाउ कर दें, अगर हम ये अलाउ कर दें, ये परमिशन दे दें कि हाँ माइनर से मनी को रिकवर किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर कोर्ट माइनर से मनी को रिकवर करने का परमिशन ग्रांट कर दे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? कहा कि अगर हम माइनर से इसको रिकवर करने के लिए, मनी को रिकवर करने की बात कर दें, देन इट अमाउंट्स टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द अग्रीमेंट। इसका मतलब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर हम माइनर को इस बात की आजादी दे दें, अगर हम माइनर को इस बात की छूट दे दें, माइनर को, कि भैया तुम जाओ पैसे ले लो और ऐश करो, ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा कि माइनर ने पैसे ले लिए हैं, उससे वसूला जा सकता है। तो वसूलने की आजादी, माइनर से पैसा वसूलने की आजादी पर अगर हम फ्रीडम दे दें, यानी कि जाओ कोई बंदा माइनर से पैसे ले सकता है, उससे वसूला जा सकता है, ये वाली बात अगर हम कर दें, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि कोर्ट अग्रीमेंट को वैलिड कर रही है, कोर्ट अग्रीमेंट को वैलिड कर रही है। एनीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? कोर्ट अग्रीमेंट को वैलिड कर रही है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, जिसको ये वैलिड कर रही है। समझ में आ रही है बात तो बोलो यस, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना नो। एनीबॉडी? और समझ में आ गया तो बताइए। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझे बताइए। सर एग्रीमेंट वैलिड होगा तो माइनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, फिर वो एग्रीमेंट का टर्म्स कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर एग्रीमेंट वॉइड हो गया तो फिर माइनर का लायबिलिटी नहीं आता है। माइनर के साथ तो एग्रीमेंट वॉइड ही होता है ना पहले से। इनका आंसर सही है, उमा जी का आंसर सही है इस पॉइंट से कि अगर हम, यानी अगर कोर्ट इस बात की परमिशन दे दे कि माइनर से पैसा वसूला जा सकता है, माइनर से बेनिफिट वसूला जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप तो वायलेट कर रहे हो, जो कि कभी भी माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तो वही वैलिड होता ही नहीं है। तो आप अगर वसूल रहे हो, इसका मतलब है कि आप माइनर के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अंग्रेजों के अपना एक कानून है जिसको बोलते हैं इन्फैंट रिलीफ एक्ट 1874। उस कानून का सीधे सीधे तौर पर उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए तो चलिए मैं आपको इस लाइन का मतलब शेयर कर देता हूं। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ अपील। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ में आ जाएगा धीरे से, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन अभी पूछना, यानी कि 4 दिन के बाद। दैट द मनी could not be recovered if that were allowed, अगर उसको अलाउ कर दिया जाए, that would amount to enforcing, that would amount to enforcing the agreement to repay the loan, और ये क्या हो जाएगा? which is void under the
इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट 1874। सर बड़ा सीधा सा फंडा है, देखो ए है, ये माइनर है, और ये बी है, इसके साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या अग्रीमेंट कर लिया, जो भी लीजिए, अग्रीमेंट ही लेते हैं, थोड़ा पहले का स्टेज ले लेते हैं। अब ये माइनर है, लेकिन ये खुद को मेजर बता करके बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अग्रीमेंट करता है। अग्रीमेंट किया, सपोज कीजिए $10,000 या 10,000 पाउंड रुपए लोन पर ले लिए, लोन पर लिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब जब चुकाने की बारी आई 10,000 पाउंड, तो बी बोलता है भाई कि ए 2 पैसे दो। बी को पता नहीं है कि ए जो है माइनर है। नाउ ए अपना असली रूप दिखाता है, बोलता है ए भैया आई एम माइनर, मैं तो माइनर हूं। और माइनर के साथ अगर कोई अग्रीमेंट होता है, माइनर के साथ अगर कोई अग्रीमेंट करता है, माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट करता है, तो वो अग्रीमेंट क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो देयर वाज नो अग्रीमेंट, मेरे साथ तो कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं, तो अग्रीमेंट जब हुआ नहीं तो मैं पैसे देने के लिए कहां से बाध्य हो गया, बात ही आई गई होगी, खत्म हो गया। बी करता है केस ए के खिलाफ और कहता है कि जनाब इसको मैंने $10,000 पाउंड पैसे दिए थे, ये पैसे मेरे वापस नहीं दे रहा है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द मनी ही टोल्ड मी दैट आई एम द मेजर पर्सन, और मैं कॉम्पिटेंट हूं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब जब पैसे देने की बारी आ रही है, तो ये कहता है कि जी मैं तो माइनर हूं, मैं तो पैसे दे नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट तो हुआ नहीं है। सच हमारा अग्रीमेंट तो जीरो है, हमारा वॉइड जीरो है, सब कुछ जीरो जीरो है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर अगर कोर्ट, सपोज कीजिए अगर कोर्ट ये कह दे, कोर्ट अगर मान लीजिए, मानने की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल है ये, कोई केस नहीं है, ये मानने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोर्ट ने कहा कि 10,000 पाउंड बी जो है ए से रिकवर कर सकता, 10,000 पाउंड कौन देगा, ए हैज टू पे, ए हैज टू पे, यानी 10,000 पाउंड ए को वापस करना पड़ेगा। किसको देगा, बी को देगा। अगर कोर्ट ऐसा कह दे किसी कानून की वजह से, या अपना ऑर्डर उसने दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब किस हालत में बच्चा पैसा वापस करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोर्ट है, इस कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने माइनर के साथ किए हुए अग्रीमेंट को क्या कर दिया, वैलिड कर दिया। माइनर के साथ किए अग्रीमेंट को वैलिड करार कर दिया। अगर माइनर के साथ अगर किया हुआ अग्रीमेंट वैलिड होगा, तभी तो ब्रीच होने पर पार्टी के तहत, यानी कि ये माइनर भी एक पार्टी, एक पर्सन होगा, और ब्रीच करने पर क्या करेगा, कॉम्पनसेशन देने के लिए बाध्य होगा, जो कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है। सो माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट तो भैया कभी भी वैलिड होता नहीं है, तो अग्रीमेंट तो हो गया वॉइड। इसीलिए जब अग्रीमेंट शून्य है, अग्रीमेंट जीरो है, अग्रीमेंट वॉइड है, तो कोर्ट कभी भी उसको परमिशन नहीं देगा कि जाओ और उससे पैसे वसूल लो। ये कभी भी कोर्ट नहीं कह सकता है। और यही सब बातें जो हैं, एक एक्ट है जिसको कहा जाता है इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट 1874 का, इसके अंदर ये बातें लिखी गई हैं, मेंशन है, प्रोविजन है, तो कह दिया कि इस एक्ट की वजह से नहीं लिया जा सकता है। अभी क्लियर समझ में आ गया होगा, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का वास्तव में पर्पस क्या है, फालतू में टाइम पास करना मेरा और आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बर्बाद करना, पॉइंट नहीं, टाइम बर्बाद करना, दिस इज द पर्पस ऑब्जेक्ट। हाँ सर, आपने जो ये अभी बताया है, लास्टली कंक्लूड ये किया है कि कोर्ट अगर ये मान लेता है कि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किया मिस रिप्रेजेंट करके, तो वो जब वो पैसे लेने की बारी आई तो वो कह रहा है कि मैं माइनर हूं, तो उसको वैलिड बना दिया गया, एग्रीमेंट वैलिड हो गया, लेकिन ये जैसे कि वाइड पहले था तो वाइड ही रहेगा, ये है ना सर? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी सर। ओके
तो वास्तव में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? फालतू में टाइम पास करना हमारा पर्पस है क्या? हम लोगों का टाइम खराब किया इसने? नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का ओनली पर्पस है कि रिस्टोर बैक उन चीजों को करना जिन चीजों को ट्रेस किया जा सकता है, जो चीजें माइनर के पास से बरामद की जा सकती हैं, लाइक गुड्स, लाइक प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल, इमूवेबल, जो भी प्रॉपर्टी अगर उससे ली जा सकती हैं, वसूली जा सकती हैं, हम कैप्चर कर सकते हैं दोबारा, उन चीजों को ले लेना, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन बैक। इसीलिए यही पर्पस है सिर्फ और सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का। सो द ओनली पर्पस of the doctrine of restitution is to restore back। किसको रिस्टोर बैक करना? इल गॉटेन गेन्स, वो फालतू के जो गेन हुए हैं ना, उसको वापस करना बच्चे के द्वारा, बाय दी माइनर, रादर इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसका कहीं कोई कतई मतलब ये नहीं निकलता है कि ये माइनर के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करता है। कभी भी नहीं वैलिड हो सकता है, किसी भी जन्म में वैलिड नहीं हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द केस ऑफ लेस्ली वर्सेज शेल। लेस्ली वर्सेज शेल के केस का यही जिस्ट था। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं। रेस्टोर बैक क्या है सर? ये नेक्स्ट ये रेस्टोर बैक इल गॉटेन गेन्स। हाँ, इल गॉटेन गेन्स, जो बुरे तरीके से गलत मेथड अपना करके बच्चे ने जो गेन लिया है उसको वापस लेना। और इसमें याद रखिएगा, रेस्टिट्यूशन सिर्फ दो चीजों पर लागू होता है, प्रॉपर्टी के केस पर और गुड्स के केस पर। मनी के केस पर यह लागू नहीं होता है एज पर दी इंग्लिश लॉ। नाउ वी हैव टू कंसीडर, ये सब अब जो मैं बता रहा हूं ये नॉर्मली आपको नहीं बताया जाता है, नॉर्मली न सीए को बताया जाता है और जुडिशरी में भी डिस्कस नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का मोहरी बीवी का जो कॉन्सेप्ट है कम ही रहता है या अधूरा रहता है। बहुत सारे लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100 आउट ऑफ 100, ऐसा नहीं है, 90 लोगों का ऐसा रहता है और 10% लोगों का अच्छा रहता है। क्यों, वो भी मैं बता रहा हूं रीजन। देखिए, अब देखिए ये तो हो गया इंग्लिश कॉन्सेप्ट। फाइनल टच क्या है? समरी क्या है? समरी सर क्या निकला? व्हाट इज द समरी ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन? एनीबॉडी कैन टेल मी, क्या समरी निकलता है सर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का? कितनी देर भाषण प्रवचन करने का? एनीबॉडी अपने इस लैंग्वेज में, अपनी शब्दों में, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आता है उसमें बताइए। हिंदी इंग्लिश में नहीं आता, आपके मदर टंग में आता है उसमें बताइए। व्हाट इज द समरी? नथिंग। बताइए सर, बताइए। इसमें समरी है कि अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है और बाद में उसको पता चलता है कि ये माइनर है, माइनर मतलब अपने को मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और माइनर के हिसाब से वो बोलता है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का फॉलो नहीं करना है। तो जो आदमी जो जिसको लॉस हुआ है वो अगर कोर्ट में जाता है, कोर्ट अगर उसको ऑर्डर करता है माइनर को, तो ये कोर्ट जो माइनर का एग्रीमेंट जो वैलिड होता है उसके अगेंस्ट में जाके उसको वैलिडिटी करता है, जो एक्चुअली वो वैलिड ही होता है। देखिए यही ना सर? देखिए मैं बताता हूँ एक लाइन में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। पूरी कहानी का, पूरे टॉपिक का जिस्ट समरी ये निकलता है कि माइनर अगर अनड्यू बेनिफिट उठाता है किसी भी तरीके से, मेजर बन के या किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के जरिए, तो इंग्लिश लॉ कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है कि माइनर से उसको वसूला जा सकता है, माइनर से उसको वापस लिया जा सकता है, एज फार एज गुड्स इज कंसर्न, एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न। अगर माइनर ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके अगर गुड्स बनाया है, अगर प्रॉपर्टी ली है, तो उसको हम वापस कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, रिस्टोर बैक कर सकते हैं
अगर वो ट्रेसेबल है तो, अगर वो माइनर के कब्जे में पोजीशन में है तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट्स के भी अपने अपने क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी अपना कुछ लिमिटेशन है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का लिमिटेशन सीधा कहता है कि ये मनी के ऊपर लगता नहीं है, इसका एप्लीकेशन मनी के ऊपर नहीं होता है। सो ओनली 2 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स, गुड्स के ऊपर लगेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा, मनी के ऊपर नहीं लगेगा। माइनर अगर अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करके मेजर दिखाता है, लड्डू खा के जाता है, हम उससे दोबारा लड्डू वापस छीन सकते हैं, ले सकते हैं, रिस्टोर बैक कर सकते हैं। दिस इज द जस्ट सिंपल। ये तो हो गई इंग्लिश में। लेकिन इंडियन लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है सर? क्या इंडिया के कानून के तहत क्या कोई माइनर, अगर कोई माइनर इंडिया में इंडियन कानून के तहत अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है खुद को मेजर दिखा करके और लड्डू खा लेता है, बेनिफिट ले लेता है, अनड्यू बेनिफिट लेता है, तो क्या हम उस माइनर से पैसा वसूल सकते हैं? क्या हम उस माइनर से रिस्टोर बैक कर सकते हैं जैसा हम इंग्लिश लॉ के केस में करते हैं? इज इट पॉसिबल टू रिस्टोर बैक एज फार एज इंडियन केस इज कंसर्न, इंडियन लॉ इज कंसर्न? किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? व्हाट इज द लॉ? क्या सर? किया जा सकता है सर, ले सकते हैं। देखिए इंडियन लॉ में कॉम्पनसेशन बाय ए माइनर, कॉम्पनसेशन बाय ए माइनर। चलिए, एज फार एज इंडियन लॉ इज कंसर्न, इंडियन लॉ की बात करें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या एक माइनर को कोर्ट कॉम्पनसेशन देने के लिए कह सकती है क्या? अगर कॉम्पनसेशन देने के लिए कह सकती है तो कॉम्पनसेशन देने का प्रोविजन कहां पर है? दिस इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ऑफ कॉम्पनसेशन इज रिलेटेड विथ द टू डिफरेंट एक्ट। इंडियन लॉ के तहत कॉम्पनसेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉम्पनसेशन के लिए मोटे तौर पर सामान्य तौर पर 2 कानून आपको दिखेगा। 2 कानून में कौन कौन सा दिखेगा? पहला हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा सेक्शन नंबर 64 एंड सेक्शन नंबर 65 दिखेगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे में हमारे को क्या मिलता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लेकिन ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कौन सा? 1877 वाला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कौन सा? सेक्शन 39 और सेक्शन 41। इसके तहत भी क्या किया जा सकता है? कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ें तो हमारा जो आज का जो कानून है उसके हिसाब से, आज के कानून के हिसाब की बात करें तो अभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन हमारा 33 काम करता है, 1963 वाला, यानी सेक्शन 33। ये सभी क्या हैं? सीधे सीधे तौर पर कंपनसेशन की बात करते हैं, या कंपनसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या कंपनसेशन के मैटर से कोरिलेट करते हैं, उससे ये कनेक्टेड है। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है भैया? हम लोगों का क्वेश्चन बड़ा सीधा है कि हम लोग कंपनसेशन वसूल सकते हैं क्या? माइनर को विवश कर सकते हैं क्या देने के लिए? माइनर विवश होगा, लाइबल होगा देने के लिए कॉम्पनसेशन या नहीं? यही पॉइंट यहां पर हमें सीधे सीधे तौर पर रेज करना है। अगर आपको देखना है, जस्ट सेकंड में आपको शो करता हूं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 नॉट 1877, और उसका जो सेक्शन है वो मैं आपको शो करता हूं। जस्ट सेकंड, जैसे मिल जाए मेरे को, थोड़ा समय दीजिए मेरे को फाइल ओपन करने के लिए। ये हमारा पीडीएफ है और यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मिला, एंड नाउ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये
हमारे पास ये रहा बेयर एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन रहा 31, 31, 32, 33, 33। दिस वन इज 33, यस। सी, अब आप लोग बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए, ये है सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कॉम्पनसेशन टू बी मेड when instrument is cancelled or is successfully resisted as being void or voidable। तो यहाँ पर क्या है? पावर टू रिक्वायर बेनिफिट। रिक्वायर मीन्स आदेश देना। बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड, रिस्टोर किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर क्या है सर? इंडियन लॉ में तीन चीजें सामने आती हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे यहाँ चल रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 नहीं चल रहा है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 चल रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कौन सा सेक्शन है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 64, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 65। आई विल शो यू 64 एंड 65। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 33 आपके सामने स्क्रीन पर है ही। यही वो दो एक्ट हैं। अब रही बात 1877 की, तो 1877 इसीलिए ढूंढ रहे हैं, 1877 के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि मोहिरी बीबी के केस में 1877 का ही रोल था, 1963 का रोल नहीं था, इसीलिए ढूंढ रहे हैं। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज, क्या इंडियन लॉ के हिसाब से एक माइनर अगर लड्डू खा ले, फ्रॉड्यूलेंट एक्ट करके, लड्डू खा ले मतलब बेनिफिट ले ले अपने आप को मेजर बता करके, तो क्या हम उस माइनर के ऊपर कह सकते हैं, आप जज हैं, आप उसको कह सकते हैं कि बेटा तूने 10,000 रुपए का गोलमाल किया है, तुमने गलत एज बता करके अपने आप को मेजर बता करके 10,000 रुपए से ठगे हैं, लिए हैं, अब 10,000 रुपए तुम वापस दो, ऐसा आप बोल सकते हैं? आपके बस की चीज है? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। एज ए जज आप बोल सकते हैं, ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्या देने के लिए बोल सकते हैं, हाँ या ना? एक अंदाजा लगाइए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? मिसरिप्रेजेंटेशन किए होंगे तो देंगे। क्या सर? मिसरिप्रेजेंटेशन किया होगा तो देंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन किया होगा तो देंगे। सर का कहना मिसरिप्रेजेंटेशन किया होगा तो देंगे। तो मिसरिप्रेजेंटेशन तो कर ही रहा है सर, बोला था कि मेजर हूं मैं और माइनर था, तो दिलवा देंगे 10,000 रुपए उसको। जी सर। देना पड़ेगा। जी सर। कौन से प्रोविजन के हिसाब से? आप जज हैं तो कानून बताएंगे ना, आपका काम दूसरों को कानून सिखाना है। कौन से नियम के हिसाब से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से? सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से। ओके, पहले समझते हैं, चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 64, 65 एंड 70 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके तहत क्या कोई माइनर कॉम्पनसेशन देने के लिए बाध्य है क्या? तो माइनर के अग्रीमेंट से रिलेटेड, माइनर के अग्रीमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास फेमस केस है, वो इकलौता केस है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, डी घोष। और इस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस 64, 65 एंड 70 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिक्र हुआ। तो मोहिरी बीवी के केस के साथ अगर इसको कनेक्ट कर दें इन सेक्शंस को, तो प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा था? प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा था? माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट जब फुल्ली आवर होके जो एग्रीमेंट किया गया था, इसलिए उनको देना नहीं पड़ेगा।
तो इसका मतलब माइनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे द कॉम्पनसेशन, माइनर लाइबल केस के हिसाब से नहीं लाइबल है। बिल्कुल ठीक। सो यहां पर ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिवी काउंसिल held that the question of compensation under sections 64, 65 and 70 Indian Contract Act arises where the parties are कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। 64, 65 और 70 कब लगेगा? जब पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। भैया जब तुम माइनर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हो तो काहे के कॉम्पिटेंसी? जब कॉम्पिटेंसी है ही नहीं तो काहे का उसको हम बाध्य करें? किस मामले के लिए बाध्य करें? व्हेन इज नॉट कॉम्पिटेंट। अरे भैया बोझ उसके सर पे रखा जा सकता है ना जो बोझ उठा के चलने के लायक हो। माइनर है, कॉम्पिटेंट तो है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और उसको ऊपर से ऑर्डर दे दें बेटा 10,500 रुपए तुम वापस कर दोगे मोहरी बीबी के। कहां से करेगा? कहां से करेगा वो? ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल entered, or he was fully aware, the opposite party was fully aware with the fact. So party is competent तो है ही नहीं। So and these provisions do not apply। ये जो प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, ये प्रोविजन नहीं लगने वाले हैं। These provisions do not apply to the केस ऑफ, कौन से केस पर? केस ऑफ अ माइनर्स अग्रीमेंट। सो माइनर्स अग्रीमेंट के मामले पर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला है? यहाँ पता था सर। बिल्कुल सही। because the other party का मतलब कौन सा? मोहिरी बीबी या मनी लेंडर, सीधे कह दे मोहिरी बीबी, या बटे में लिख दो मनी लेंडर was having full knowledge regarding the minority जब उसको पहले से पता ही था तो 64, 65, 70 का एप्लीकेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या जबरदस्त पॉइंट है। अगर समझते जा रहे हो तो बड़ा एंजॉय करेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो सब ऊपर से जाएगा और सर में बाद में दर्द भी हो जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ओपनली बार बार शेयर कर रहा हूं और स्लो मोड में भी शेयर कर रहा हूं कि भैया आपको दिक्कत है तो बता देना। मुद्दे की बात, हमारा टारगेट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा मैटर क्या है? हमारा मैटर है कि भाई भारत में अगर कोई माइनर लड़का या लड़की मेजर बन करके जाकर के कोई ट्रांजैक्शन कर ले, अग्रीमेंट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट हासिल कर ले, तो क्या हम उस माइनर से जाकर के दोबारा उसके द्वारा जो बेनिफिट लिया गया उस बेनिफिट को रिस्टोर बैक करा सकते हैं? उससे कह सकते हैं बेटा तूने 5 लाख का बेनिफिट किया, अब मेरे को 5 लाख का बेनिफिट है जो पनिशमेंट के तौर पर चाहिए, अब तू बेनिफिट नहीं करेगा तो मेरे को 5 जो लाख का जो बेनिफिट लिया वो बेनिफिट मुझे चाहिए। कैन यू से लाइक दिस? कैन हम लोग कह सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा आगे शेयर करता हूं, और वो है सेक्शन 64, 65 के अलावे
सेक्शन नंबर हमारा 70. नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर इन 70? सेक्शन 70 के केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत सीधे सीधे तौर पर कहता है कि माइनर जिसने कोई भी बेनिफिट एंजॉय कर लिया है, माइनर कोई भी जिसने बेनिफिट एंजॉय कर लिया है, वो कॉम्पनसेशन देगा कि नहीं देगा, इस पॉइंट को सीधे तौर पर डील करता है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है 1962 का। किसका? सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है 1962 का। केस का नाम क्या है? केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज बीके मंडल एंड अदर्स। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज बीके मंडल एंड अदर्स, 1962 का मैटर है। इस केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया सेक्शन 70, चलिए मैं पहले आपको शो करता हूं सेक्शन 70। बोलने से काम नहीं चलेगा, अभी मैं डायग्राम भी दे रहा हूं विद इन ए मिनट। जैसे ये फिनिश होता है वैसे मैं आपको एक डायग्राम देता हूं, डोंट वरी। ये रहा सेक्शन 70. ये सेक्शन 70। तो क्या लगता है सेक्शन 70 से काम बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेक्शन 70 के बारे में कहा कि भैया सेक्शन 70 माइनर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। वेयर ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर एनी अदर फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स anything to him not intending to do so gratuitously and such other person enjoy the benefit thereof, the latter यानी जो बेनिफिट उठा चुका, जो मजे ले चुका है, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore। मतलब क्या है? बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को ये बताइए सर, ये बच्चों के ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और जल्दी से आंसर देके जाओ। ये बताइए क्या ये लागू होगा कि नहीं होगा? सर इसमें सर माइनर के बारे में तो सर कुछ कहा ही नहीं गया है, इस वजह से नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है माइनर के ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होता? सर होना नहीं चाहिए, क्योंकि सर जब इसमें मेंशन ही नहीं कर रखा तो क्यों होगा? वेरी गुड। चलिए मैं आपका भी आंसर देता हूँ। हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट की भाषा बोल रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया है। मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों का फिनिश हो रहा है। एक क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है वो फिनिश हो रहा है। क्या कि क्या इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ में हम किसको ले रहे हैं पहले? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या कोई भी माइनर बंदा अगर फ्रॉड्यूलेंट बिहेवियर करके कोई बेनिफिट लेता है तो क्या वो चुकाने के लिए बाध्य है? इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन 64 के हिसाब से नहीं चुकाने के लिए बाध्य है, सेक्शन 65 के हिसाब से भी वो बाध्य नहीं है, क्योंकि वहां तो सब कुछ गड़बड़ है। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट ही वॉइड है, बात ही खत्म हो गई। रहा मैटर 70 का। 70 में कहता है कि द लेटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू द फॉर्मर। द लेटर इज बाउंड टू मेक द कॉम्पनसेशन टू द फॉर्मर। तो ये तो साफ साफ कर रहा है, लेटर का मतलब कौन है? बच्चा, माइनर। बाउंड है किसके लिए? कॉम्पनसेशन के लिए। किसको देने के लिए? फॉर्मर के लिए। फॉर्मर कौन है? जिसका लॉस कर दिया बच्चे ने, माइनर ने। ये तो कह रहा है कि भैया तुमको देना पड़ेगा, फिर भी हम लोग कह रहे हैं नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसीलिए। सर लेटर का मतलब आप माइनर बता रहे हो? सर होना क्या है सर? इसमें केस कौन करेगा बताइए? अगर मैं माइनर हूं, आप मेजर हैं, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप कौन जाएगा पैसे लेने के लिए? आप जाएंगे कोर्ट की मैं जाऊंगा कोर्ट? सर वो बात ठीक है सर आपकी सर, लेकिन इसमें माइनर कहाँ लिखा है सर? मेन तो माइनर मैं आ के रहा हूं, साथ उसी मुद्दे पे आ रहा हूं सर। तो माइनर नहीं लिखा है तो इसमें मेजर कहाँ लिखा है सर? अगर माइनर नहीं लिखा है तो मेजर कहाँ लिखा है? किसी को भी तो पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है ना।
बिल्कुल ठीक। आप आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा हटके दे रहे हैं, आंसर सही दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आंसर गलत दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। सर इसका मतलब होली सब यहाँ सबके पर लिए है, applicable होगा? इसका आंसर बड़ा सीधा है और आपके सामने ही आंसर है। देखिए, व्हेन ए person lawfully. पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, तो पर्सन कौन है? ये जो पर्सन है लॉफुली करता है, मतलब मैं एक मान लीजिए मेजर आदमी हूं और आप माइनर हैं, मैं आपके लिए कोई काम करता हूं लॉफुली, आपको खाना पहुंचाता हूं, आपको कपड़े देता हूं, आपको सारी फैसिलिटीज देता हूं, मेजर होते हुए एक माइनर को मैं सब कुछ देता हूं, आप माइनर हैं। सो वेयर ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, सर यहां पर्सन लिखा है, माइनर और मेजर नहीं लिखा है। सो पर्सन इंक्लूड्स माइनर एज वेल। देयर इज ए वर्ड पर्सन, पर्सन लिखा है, माइनर नहीं लिखा है, ना मेजर लिखा है। सो पर्सन का मतलब तो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। देयर इज नो इंटरप्रिटेशन एज सच। जो अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे ऑथर्स हैं, उन्होंने इस बात पर क्वेश्चन लिया है कि सर पर्सन जब लिखा है सेक्शन 70 के अंदर, तो आप कैसे डायरेक्टली कह सकते हो कि ये माइनर के ऊपर नहीं लगेगा? क्या यहाँ पर पर्सन का मतलब सिर्फ माइनर लेना चाहिए? क्या पर्सन का मतलब सिर्फ मेजर लेना चाहिए? पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हम लोग प्योर टेक्निकल हो चुके हैं अभी। सर पर्सन मतलब एनी ग्रुप, एनी एज। पर्सन का मतलब तो सर कोई भी एनी एज है ना। पर्सन का मतलब व्हाट इज द हाँ मीनिंग सर। ऑफ द टर्म पर्सन? हाँ जी सर। सर तो ये आप किसी बेसिस पर ही तो बता रहे होंगे कि पर्सन का मतलब एनी टाइम, कोई केस या कुछ रिगार्डिंग उसके कुछ तो होगा ना सर। मैं आपके आंसर को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपके आंसर को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आपके आंसर को सपोर्ट करने के बावजूद भी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैज बीन रेज्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट रेप्यूटेड ऑथर्स। अलग अलग बड़े बड़े ऑथर्स ने उस क्वेश्चन पर क्या क्या ऑब्जेक्शन मार्क लगा दिया आपके आंसर पर। आपका आंसर सही है, मैं तो बार बार कह रहा हूं सर। देखिए सेक्शन 70 है क्या, जरा सा इसके जिस्ट को समझिए। 2 मिनट में इसका मैं जिस्ट आपको शेयर करता हूं और उसके बाद सारे पॉइंट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और इसका समरी भी दे रहा हूं मैं, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, इसका मैं, देखिए सेक्शन 70 में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन सेक्शन 70, लेट्स सी। ये रहा सेक्शन 70, क्या बोलता है सेक्शन 70? ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा लिखना चाहिए 1872। व्हाट इज दिस? ये बोलता है वेयर ए पर्सन lawfully डज एनीथिंग, यहां तक ठीक है सर। वेयर ए पर्सन डज लॉफुली एनीथिंग, करता है तो करता है, लेकिन किसके लिए करता है? यहां से सीन चेंज होता है। फॉर अनदर पर्सन, ये अनदर पर्सन से कचरा शुरू होता है। अनदर पर्सन, ये अनदर पर्सन लिखा है, ये पर्सन है, यहां माइनर और मेजर नहीं है। आप पर्सन का मतलब क्या निकालोगे? मेजर और माइनर और बोथ सॉरी, अनदर पर्सन का मतलब क्या निकालोगे? आगे कहता है और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग, कोई इंटेंशन नहीं है, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली का मतलब क्या होता है? GRATUITOUSLY, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इसका मतलब क्या होता है? सो इच्छा में जो बोलते हैं कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, मतलब बस एक तरीके का सपोर्ट, मोरल सपोर्ट देने के लिए। मतलब मैं अगर आपको हेल्प करता हूं तो मैं मोरल सपोर्ट के लिए हेल्प नहीं करता हूं, मैं हेल्प कर रहा हूं कि मेरे को बाद में आप रिवार्ड दोगे। रिवार्ड मतलब जो मैं पैसे आप पर लगा रहा हूं, खर्च कर रहा हूं आज आप पर, वो पैसे मुझे वापस चाहिए। ग्रेचुअसली का मतलब होता है पैसे वापस नहीं चाहिए। मैं महान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, महान बनना है तो मैं पैसे देके आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, तब मैं महान कहलाऊंगा और सारी जिंदगी आपके माथे पे बैठ के नागिन डांस करूंगा। क्या? अरे भैया मैंने आपको पैसे दिए थे, फ्री में दिए थे, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुअसली। नाउ एंड सच अदर पर्सन, देखिए सच अदर पर्सन, यहां से फिर मैं चेंज कर रहा हूं एरो। सच अदर पर्सन, अभी सब याद हो जाएगा आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंजॉयज
ये वही पर्सन है जो कंफ्यूज्ड है, ये मेजर है कि माइनर है, यहां पर भयंकर कंफ्यूजन है इसको। एंड सच अदर पर्सन enjoys the benefits thereof, the benefits thereof, the benefits thereof, the latter is, latter मतलब बाद वाला, ये वाला, the latter latter, latter, latter का मतलब मेजर और माइनर हो गया, मेजर प्लस माइनर, ये कंफ्यूज्ड है ये कौन है हम। the latter is bound to make compensation, is bound to make compensation, to make compensation, किसके लिए, टू द फॉर्मर, फॉर्मर कौन, जो खर्चा कर रहा है, सो टू द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब जो खर्चा कर रहा है आपके ऊपर, फॉर्मर, इन रिस्पेक्ट ऑफ, उसी मामले में इन रिस्पेक्ट ऑफ, और टू रीस्टोर, देखिए साफ साफ कह रहा है, टू रीस्टोर द थिंग, द थिंग, जो सामान दिया है वो वापस ले लेगा, सो डन और डिलीवर्ड। मतलब समझिए, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कोई एक बंदा है ए, और इस बंदे को पता चला कि बी एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने लिखने वाला है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है, इतनी खराब है कि वो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, घर ही नहीं है, तो पढ़ने लिखने की बात ही छोड़ दी, इसका घर ही खत्म हो गया भूकंप में या ऐसा कुछ हो गया। तो ए क्या करता है, ए के पास अपना घर होता है, ये अपना घर, अपना फ्लैट बी को ऑफर कर देता है, और बी उस घर को ले लेता है और उसी घर में रहता है। अब ये दो बातें हो सकती हैं, अगर ए ने अपना फ्लैट ऑफर किया तो ग्रेचुअसली भी इसको ऑफर कर सकता है, मतलब घर दे दिया तो दे दिया, दोबारा उससे नहीं मांगेगा कि चलो भैया घर तुमको दे दिया है, 5 साल के बाद खाली कर देना, 10 साल के बाद खाली कर देना, जब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तुम खाली कर देना। एक ये बात हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि भैया दे दिया सो दे दिया, अब दोबारा खाली करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हो गया, जाओ, गिफ्ट दे दिया, एक तरीके से डोनेशन दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। सेक्शन 70 वैसे मैटर पर अप्लीकेबल होता है जहां इंसान महान नहीं बनना चाहता है, मदद तो करता है लेकिन बाद में उसका रिवार्ड पाना चाहता है। यानी अगर ए ने बी को फ्लैट दे दिया तो एक तरीके का उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ए ने बी को अगर कुछ पढ़ाई लिखाई में खर्चा दे दिया तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कर दिया। और जैसे कि आपको याद होगा ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको जिन राजा महाराजाओं ने पढ़ने के लिए पैसे दिए, उन्होंने पहले ही बॉन्ड साइन करा लिया, बोले कि तुम पढ़ के आना और मेरे राज्य में, मेरे एरिया में तुम आकर के सिविल सर्वेंट बन के मेरे राज्य को संभालना, मेरे राज्य को संभालना, तुम सिविल सर्वेंट बन के काम करना मेरे यहाँ, मतलब इसी शर्त पर तुमको भेजना, मतलब आके मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। पढ़ लिए तो क्या हो गए, बड़े राजा हो गए, नौकरी करनी पड़ेगी तुम। आप अगर जाते हैं जज बनने के बाद एजुकेशनल लीव लेके पढ़ते हैं, वहां पर बॉन्ड देना पड़ता है, आपको एजुकेशन लीव तो मिलेगी, आपको 2 साल की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। कंडीशन ये है कि आप जब पढ़ के आओगे तो अगले 5 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। पता चला आप उधर से LLM करके आए बढ़िया बढ़िया ब्रांच में, और कोई बढ़िया सी कंपनी का ऑफर मिला, अब फटक से लात मार के भाग गए। ये वाला मैटर यहां सेक्शन 70 पर हो रहा है। यानी आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम, आप पर इन्वेस्टमेंट किया, रिवार्ड चाहिए, उसके लिए सेक्शन 70 लग रहा है। तो अगर यहां पर हम माइनर, यहां पर सेक्शन, अब सवाल उठता है कि सर सेक्शन 70 में कहा गया है कि अगर मैं आप पर खर्चा करता हूं, अगर आप पर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो बदले में मुझे रिवार्ड चाहिए, मैं फ्री में नहीं कर रहा हूं, कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट टू रिस्टोर इट बैक, मुझे वापस चाहिए। तो सवाल उठता है कि सर अगर एक मेजर आदमी एक माइनर बच्चे के ऊपर अगर ऐसा खर्चा करता है तो क्या माइनर से भी वसूला जा सकता है कि नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। क्या माइनर से वसूला जा सकता है एज पर सेक्शन 70? ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं वो मुझे बताइए। माइनर से वसूला जा सकता है? द आंसर इज नो, माइनर से नहीं वसूला जा सकता है। क्यों नहीं वसूला जा सकता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है केस स्टेट ऑफ WB वेस्ट बंगाल वर्सेज BK मंडल एंड सन्स AIR
1962 सुप्रीम कोर्ट 779। ये वो केस है जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एक स्टेटमेंट दे दिया और कहा सेक्शन 70 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट अ माइनर। यानी हम बच्चे को पैसे दे दें तो हम उससे वापस नहीं मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं। जो दे दिया सो दे दिया। कहने का मतलब क्या है कि धर्मदास को तुमने पैसे दे दिए तो दे दिया, वो उससे कुछ मांग नहीं सकते हो। मोहरी बीवी को कहा कि तुमने अगर पैसे दे दिए तो दे दिए, सेक्शन 70 में तुम वापस आने के लिए मांगने के हकदार नहीं हो। दिया सो दिया, भूल जाओ, तुमने दिया, अब तुम जाओ घर जाओ, डफली बजाओ, सो जाओ। मुद्दे की बात क्या निकल के आई कि एक माइनर है और माइनर अगर बेनिफिट उठाता है तो क्या माइनर कॉम्पनसेशन देने के लिए बाध्य होगा? माइनर विल पे द कॉम्पनसेशन टू द अदर पार्टी। इसको हम डिस्क्राइब कर रहे थे हम लोग 3 सेक्शंस के साथ, सेक्शन 64, सेक्शन 65 एंड 70। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ। और तीनों सेक्शन निगेटिव है। तीनों सेक्शन निगेटिव है कहने का मतलब इन तीनों ने कहा कि माइनर कॉम्पनसेशन देने के लिए बाध्य नहीं है। he is not liable to pay the compensation even under section 64, 65 और moreover section 70। ठीक है। अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, जिन लोगों को समझ में आए तो बोलना यस, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हाँ सर बोलिए सर। सर जो सर सेक्शन 64, 65 उसका मोहरी बीवी के साथ जो थोड़ा और एक बार बोलेंगे सर उसको थोड़ा कनेक्शन। सेक्शन 64, 65 का कनेक्शन सर बोल रहा हूँ सर। क्या सर? सर जैसे 64, 65 बोल रहा है कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो कॉम्पिटेंट नहीं है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है भाड़ है। मोहरी बीवी का केस में है कि माइनर ने खुद को मिसरिप्रेजेंटेशन किया था। बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ, लेकिन जो मोहरी दास से फुली आवर्त है कि ये माइनर है। देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, आराम से सुनिएगा, फिनिश हो जाएगा। सेक्शन 64, 65 से इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो भी समझिए। आपके पास बेयरक्ट है तो बेयरक्ट निकाल लीजिए। एक स्क्रीन तो एक ही बार दिखेगी ना। देखिए मैं पूरा सेक्शन नहीं लिख रहा हूं। देखिए सेक्शन 64 और सेक्शन 65 इन दोनों के साथ मोहरी बीवी का क्या कनेक्शन है केस का। सेक्शन 64 का जो अगर आप देखेंगे मार्जिनल नोट, ये होता है मार्जिनल नोट, जो डार्क ब्लैक में लिखा गया ये बोल्ड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेसिशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 64 में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, क्यों सेक्शन 64 के पीछे पड़े सुनिए। पहले सेक्शन 64 के पीछे इसीलिए पढ़े क्योंकि हमारा जो मोहरी बीवी है, मोहरी बीवी ने कोर्ट में कहा कि जनाब सेक्शन 64 के तहत आदेश किया जाए धर्मदास घोष को कि वो मेरे पैसे रिस्टोर करे, मेरे जितने पैसे लिए वो मेरे पैसे कम से कम वापस करे। इंटरेस्ट नहीं देना है मत दे, लेकिन 10,500 रुपए जो लिए है ना वो कम से कम मेरे पैसे वो वापस करे। क्योंकि सेक्शन 64 में कहा है कि कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है। यहां पर देखिए लिखा गया लास्ट में, रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वाज रिसीव्ड। मतलब जिससे पैसे लिए थे उसको पैसे वापस करने हैं, इसीलिए सेक्शन 64 पकड़ा और कोई सेक्शन नहीं पकड़ा। तब प्रिवी काउंसिल ने कह दिया मोहरी बीवी से, प्रिवी काउंसिल ने मोहरी बीवी से कहा कि सेक्शन 64 का एप्लीकेशन कैसे होगा बताओ, धर्मदास घोष के ऊपर कैसे एप्लीकेशन करोगे, अप्लाई कैसे करोगे ये तो बताओ पहले। सेक्शन 64 का एप्लीकेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर होता है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, तो वॉइडेबल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं यहां पर है। और भैया जिस गली जाना ही नहीं उसकी बात क्या करना। मतलब सेक्शन 64 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हो रहा है और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी वॉइड है, तो फिर इसमें जो प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 64 के अंदर वो धर्मदास घोष के ऊपर लागू कहां होता है। अगर मगर वाली बात है, अगर धर्मदास घोष का मैटर अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं बोल सकता था धर्मदास घोष को कि भैया धर्मदास घोष तुम उसको 10,500 रुपए उसको रिस्टोर करो, उसको वापस दो। लेकिन तुम तो यहां सब कुछ जानबूझ के कर रहे थे।
और जब तुम सब कुछ जानबूझ करके इंटर कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में, और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो हमने पहले ही ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वॉइड है ड्यू टू सेक्शन 11, जब तुम खुद मान रहे हो कि हमने एक माइनर के साथ अग्रीमेंट किया और माइनर के साथ अग्रीमेंट सेक्शन 11 के तहत वॉइड हो गया, तो फिर आगे की सेक्शन 64 का एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कहां उठता है, उसकी बात कहां निकलती है? ये बात क्लियर हुआ मोहरी बीवी सेक्शन 64 का कनेक्शन? क्या अभी भी डाउट है? ओके है सर? ओके है, यस और नो? सर ओके, सेक्शन 65 में आइए। सेक्शन 65 को क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहां पर? सेक्शन 65 वाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है सीधे। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट। देखिए, व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड, कहता है कि जब कोई अग्रीमेंट के बारे में पता चल जाए कि ये अग्रीमेंट वाइड अग्रीमेंट है, और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बाद में वाइड हो जाता है, तो कोई भी पर्सन जिसने कोई एडवांटेज लिया हुआ है अंडर सच अग्रीमेंट, यानी वाइड अग्रीमेंट के तहत या कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इज बाउंड टू रिस्टोर इट। तो फिर मोहरी बीबी चिल्लाई कोर्ट में। मोहरी बीबी फिर बोलती है प्रिवी काउंसिल को कि जनाब सेक्शन 65 लगा दो, फिर 64 नहीं लगता है तो सेक्शन 65 लगा दो। अच्छा, क्यों 65 लगा दे भाई? आपने कहा कि 64 के हिसाब से 64 वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पर लगता है, मान ली बात, 64 नहीं लगेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारा अग्रीमेंट तो वाइड हो गया। अब जब सेक्शन 65 लेते हैं तो सेक्शन 65 में कहता है वाइड अग्रीमेंट। तो सर आपने जैसे अभी बोला कि मेरे साथ यानी मोहरी बीबी के साथ धर्मदास का जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट तो वाइड है, वो अग्रीमेंट शून्य है, वो अग्रीमेंट जीरो है, नल है। तो वैसे केस में सेक्शन 65 लगता है, और जब सेक्शन 65 लग जाएगा तो उस हिसाब से जिस किसी बंदे ने भी बेनिफिट लिया है, यानी वाइड अग्रीमेंट से, वाइड अग्रीमेंट से, वाइड अग्रीमेंट से, अगर अग्रीमेंट वाइड है फिर भी उससे बेनिफिट ले लिया, तो वाइड अग्रीमेंट से अगर तुमने बेनिफिट ले लिया है तो वो जो बेनिफिट लिया है वो तुमको वापस करना पड़ेगा। हमारे केस में धर्मदास घोष ने वाइड अग्रीमेंट से 10,500 रुपए का बेनिफिट ले लिया है, भैया वापस करो ना, क्या दिक्कत है, दो, सीधे मुंह दो और घर जाओ। दैट्स व्हाई मोहरी बीवी वाज सेइंग कि ओके ही इज बाउंड टू रिस्टोर इट, यानी कि मैं देने के लिए उसको देना पड़ेगा, बात है वो। सेक्शन 65 को भी डिनाई कर दिया था, सेक्शन 65 को भी डिनाई कर दिया था। किसने डिनाई किया था? प्रिवी काउंसिल ने। क्यों डिनाई किया था? रिमेंबर और फॉरगेट, कल ये बात हो चुकी है। एनीबॉडी रिमेंबर सेक्शन 65 क्यों डिनाई हुआ था? पर्सन सर, पर्सन हाँ मैडम की बोलिए। आवाज थे सर? हाँ सर बोलिए। सर इसमें कंसिडरेशन नहीं आवाज था। थे सर? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? फुली आवाज थे ना, वही हाँ पॉइंट फुल्ली अवेयर थे, राइट। हाँ मैडम कुछ बोलना चाह रही? हाँ मैडम बोलिए, हैंड रेज क्या हुआ है? सर इसमें कंसिडरेशन नहीं था। क्या नहीं था? कंसिडरेशन नहीं था सर। कंसीडरेशन नहीं था, किस बात का? सर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का। अच्छा ओके, देखिए तो ये 65 वाला जो पॉइंट है, अगर हम मोहरी बीवी के साइड से चलें, मोहरी बीवी बात सुनी भी जाए तो प्रिवी काउंसिल ने साफ साफ डिनाई कर दिया था। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जब भैया तुम्हारा सेक्शन 64 नहीं लग रहा है तो सेक्शन 65 कहां से लगेगा? 65 वैसे मामलों पर लगता है जहां पर अनजाने में कोई अग्रीमेंट तुम्हारा वाइड हो रहा हो, जहां पर अग्रीमेंट वाइड हो रहा हो लेकिन जाने में नहीं, अनजाने में हो रहा है। नो एप्लीकेशन टू सच केस, ऐसे केस में हम बोल नहीं सकते उसको, क्योंकि यहां पर दूसरा जो पार्टी है यानी मोहरी बीबी, तुम तो जानबूझ करके उसके साथ इंटर कर रही हो अग्रीमेंट में, तुम्हारे इंटेंशन में खोट था, तो जान के तुमने एक वाइड अग्रीमेंट के लिए क्या किया? इंटर किया, उसके साथ डील किया, वाइड अग्रीमेंट तुमने डील किया। जब वाइड अग्रीमेंट तुम खुद इंटर कर रही हो और फिर आकर के खुद ही कह रही हो, यानी कि तुम क्या कर रही हो? जानबूझ के वाइड अग्रीमेंट में जा रही हो और फिर कह रही हो जनाब
अग्रीमेंट वॉइड हो गया, पैसे दिला दो। मतलब एक तरीके से लॉ का मिसयूज हो गया, जानबूझ करके वॉइड अग्रीमेंट में एंटर करना और फिर सेक्शन 65 का हवाला देके बोलना जनाब देखो अग्रीमेंट वॉइड है, पैसे दिला दो, जनाब देखो पैसे दिला दो क्योंकि अग्रीमेंट वॉइड है। अरे भाई, तो बोला था किसने तुमको वॉइड अग्रीमेंट करने के लिए? तुमको तो पता था ना वॉइड अग्रीमेंट नहीं करना है, माइनर के साथ अग्रीमेंट नहीं करना, फिर भी तुम इंटर कर रहे हो वॉइड अग्रीमेंट में माइनर के साथ। तो व्हेन यू एंटर्ड into such agreement intentionally by knowing all the facts and circumstances, then you cannot raise section 65 also, you cannot take the plea of section 65 also, इसलिए वो भी मैंने दे सकता। तो सेक्शन 64 की बात खत्म हो गई, सेक्शन 65 भी खत्म हो गया, सेक्शन 70 तो ऑटोमेटिक ही खत्म है, तो मैंने पहले ही खत्म करा दिया आपको। तो कुल मिलाकर के सीन क्या बना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने सेक्शंस अभी तक मैंने बताए 64, 65, 70, जो ये कहता है कि भैया पैसे वापस देने हैं, पैसे वापस देने हैं, पैसे वापस देने हैं, तो क्या माइनर के साथ अगर अग्रीमेंट करोगे तो पैसे वापस मिलेंगे? द आंसर इज नो। माइनर के साथ अग्रीमेंट करेंगे तो कॉम्पनसेशन मिलेगा 64, 65, 70 में? द आंसर इज नो। यानी नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, यही इसका जिस्ट निकलता है। तो इसका आंसर क्या निकल गया? यानी एक लाइन में आप यहां पर लिख सकते हो नो कॉम्पनसेशन, यानी अगर आप कोर्ट हैं तो गलती से भी नहीं दे देना। नो कॉम्पनसेशन कैन बी अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 64, 65 and 70 Indian Contract Act 1872 in the matter of minors agreement, in the matters of minors agreement, matters of minor agreement, minors agreement नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि अब माइनर को पैसे देने नहीं है और माइनर से आप बोल भी नहीं सकते बेटा पैसे दे दो, ये बात भी यहाँ पर। हाँ सर बोलिए। सर जो जैसे सर मुझको याद नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा हूँ कहीं कि कोई भी अपने फॉल्ट का बेनिफिट नहीं उठा सकता, ये इसमें एप्लीकेबल होगा सर? क्या सर अपने फॉल्ट का बेनिफिट? मैं जैसे ये जानबूझ के कर रहा है माइनर का साथ, अपना फॉल्ट है, फिर बेनिफिट उठा रहा है, कंपनसेशन मांग रहा है, तो ये भी आएगा सर इसमें? नहीं समझा नहीं मैं, आप एक बार थोड़ा आराम से मेरे को स्लो मोड में बताइए कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे लॉ में कोई कहीं पढ़ा हूँ कि ये पर्सन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग। हाँ, ऑफ हिज ओन रॉन्ग, ऑफ हिज ओन फॉल्ट। ओके ठीक है, तो ये इसमें आएगा सर, ये चीज हम लोग डाल सकते हैं इसमें? कैसे अप्लाई करेंगे सर? किसके तो किसके लिए आप अप्लाई कर रहे जानबूझ के अगर माइनर का साथ कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, हैं? हाँ और फिर बाद में बोल रहा है कि ये माइनर मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, करके मेरे से एग्रीमेंट किया और कंपनसेशन क्लेम करता है। तो जानबूझ के कर रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। जानबूझ के करेगा तो सर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सर। 65 का एप्लीकेशन होगा ना सर? अब क्या 65 का एप्लीकेशन होगा मैडम? सर जो सर ने बताया जो वहां पर 65 का एप्लीकेशन होगा ना? अब क्या 65 का कनेक्शन कहाँ लेके आ रहे हो? नहीं नहीं सर, वो जो सर ने आपसे पूछे जो वाला, तो वहां पर 65 सेक्शन 65 का एप्लीकेशन वो तो है, ऑलरेडी है मैडम, सेक्शन 64, 65, 70 तो है। इन्होंने एक अलग से एक प्रोविजन बताया, मतलब वो सेक्शन से नहीं बता रहे, ये मैगजीन से बता रहे हैं कि कोई बंदा अपने ही गलती का, अपने ही फॉल्ट का बेनिफिट नहीं उठा सकता है। तो यहाँ फॉल्ट बेनिफिट कौन उठा रहा है? बेनिफिट धर्मदास घोष ही उठा रहा है ना सर, फॉल्ट तो उसी ने किया है। आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? क्या मोहरी बीवी के केस में कह रहे हैं? मोहरी बीवी का केस में जैसे मोहरी बीवी को पता है कि वो माइनर है और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका साथ, फिर बाद में बोलता है कि करेगा, बिल्कुल काम करेगा सर, बिल्कुल करेगा सर, नो डाउट काम करेगा सर, ठीक है, बिल्कुल काम करेगा। चलिए सही है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट वाले को मैं उतना डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, सीधे सीधे तौर पे ना बोल रहा हूं, क्यों, उसका रीजन क्या है। अभी जो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक आ रहा है उसमें ये है कि क्या माइनर को कॉम्पनसेशन देने के लिए हम बोल सकते हैं अंडर सेक्शन 39 एंड 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लेकिन 1877 वाला।
तो 1877 वाला यानी 1877 वाला, तो चूंकि 1877 का एप्लीकेशन अभी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। हाँ, मोहरी बीवी के कंटेक्स्ट में मैं इतना सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दूं कि इस दोनों सेक्शंस को यानी 39 और 41 मैं आपको शेयर भी कर रहा हूं लिख के। तो देखिए जो भी नोट्स दे रहा हूं सफिशिएंट है, आप इसमें जो कुछ एडिशनल आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो धीरे धीरे करके पूछ लीजिएगा। सो नाउ देखिए, अब जो दूसरा जो पॉइंट आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन रेज होता है दैट वेदर ए माइनर कैन बी आस्क्ड टू पे compensation in view of the provisions दी छूट गया है, provisions contained in sections 39 and 41 of specific relief act 1877, ईयर पर फोकस कीजिएगा 1877। तो 1877 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 39 और 41 की बात कर रहा है। तो ये दोनों जो सेक्शंस हैं सर, ये दोनों के दोनों सेक्शंस मोहरी बीवी के केस में कोरिलेट होते हैं। तो सेक्शन 39 एंड 41 रीड विथ करेंगे मोहरी बीवी केस, मोहरी बीवी BIBEE मोहरी बीवी केस। सो मोहरी बीवी के केस में अगर इसको रीड विथ करेंगे तो यहाँ पर जो प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड करके दिया वो मैं सीधे टू द पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूं। इट वाज हेल्ड दैट, इसमें ज्यादा अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना, जहां जरूरी है वहीं पर मैं आपको टाइम लगाऊंगा। इट वाज हेल्ड दैट इन दिस केस the loan was advanced to the minor, माइनर को पैसे दिए गए थे उधार में, विथ दी, वही पुराना कहानी, विथ द फुल नॉलेज ऑफ हिज माइनॉरिटी, उसकी माइनॉरिटी को ध्यान में रखते हुए, पूरी जानकारी रखते हुए आपने ऐसा किया था। सो द क्वेश्चन of payment of compensation to such money lender did not arise। वही पुरानी कहानी थी, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट आंसर दे दिया कि भैया जानबूझ के सब कुछ किया तो तुमको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। ओके, अब इस पर 2 चीजें थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूं जो जरूरी है। वो इससे रिलेटेड यानी कि कॉम्पनसेशन इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा 1877 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस जमाने के 2 कोर्ट्स झगड़ा कर बैठे थे, यानी इसको बेस बनाने के बाद। यानी इसके हिसाब से तो क्या हो गया कि भाई माइनर के साथ अग्रीमेंट किए हो तो सजा भुगतो, सजा क्या भुगतना है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब जानबूझ के तुम माइनर के साथ ही जाओगे तो मिलने वाला 0 है, बड़ा सा, बात खत्म होगी। लाहौर हाई कोर्ट का जो केस था, मैंने कल नाम बताया था, खान गुल वर्सेज लखा सिंह, उस केस में कहा था कि नहीं माइनर लाइबल है देने के लिए, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक केस है और वो केस है 1937 का, सब इसके बाद वाले केस हैं। यानी कि मैं नाम बता दे रहा हूं आपको, अगर कभी प्रीलिम्स में पूछे तो याद रखिएगा कि ये केस इस टॉपिक से कोरिलेट करते हैं, यानी सब के सब माइनॉरिटी के मैटर हैं या माइनर के अग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं। सो केस का नाम हुआ खानगुल, कल भी डिस्कस हुआ था, खानगुल वर्सेज लखा सिंह, ये इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ केस है। और ये खानगुल वर्सेज लखा सिंह 1928 का है, लाहौर हाई कोर्ट का डिसाइडेड है। दूसरा एक केस जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसाइडेड केस है। इस केस का नाम है अयोध्या प्रसाद, AJUDHEA, अयोध्या प्रसाद, नाम बड़ा मस्त दिया हुआ इन्होंने, वर्सेस चंदन लाल,
CHANDAN, चंदन लाल। ओके, सो नाउ ये है AIR 1937, इलाहाबाद 610। तो ये देखिए 1937 का केस है, ये 1928 का केस है, और मोहिरी बीबी 1903 का केस है। तो नंबर 1 मोहिरी बीबी, नंबर 2 खानगुल, और नंबर 3 इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई उसके सुर में सुर मिलाया, किसके सुर में सुर मिलाया? अपने मोहिरी बीबी के साथ, और खानगुल वाले भाई साहब उल्टा चले गए। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में कभी कभी बिहार जुडिशरी में पूछा गया है, मतलब इंटरव्यू में, कि वो कौन सा केस है जिसमें मोहिरी बीबी के ठीक उल्टी बात की गई थी। तो खानगुल का वो केस है, याद रखिएगा, लाहौर हाई कोर्ट का। ऐसे ऐसे चीजें पूछ देते हैं कभी कभी, बिहार के इंटरव्यू में पूछा गया है, सिविल जज के एग्जाम में, सॉरी इंटरव्यू में। ठीक है, बाकी चीजों में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक पार्ट खत्म हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 64, 65, 70। अब इसमें से 1877 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी उड़ गया। अब बात करेंगे हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 33 की, ये वाला। क्या सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत एक माइनर को पैसा देना पड़ेगा? पैसा देने का मतलब क्या है? कॉम्पनसेशन देने के लिए लाइबल है कि नहीं है? इज इट सो और इट इज नॉट सो, ये चीज समझनी है। देखिए क्या है ये, पहले ये थोड़ा सा समझिए, ज्यादा डिटेल में डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा लंबा चौड़ा सेक्शन है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी आपको। देखिए कुल मिलाकर के, देखिए रट लेते हैं हम लोग, देखिए हम लोग रट लेते हैं कि माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड है। सर वॉइड है, लेकिन माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट, यानी जो बंदा अग्रीमेंट कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि वो माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहा है। बता ही नहीं है कि मैं माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहा हूं ड्यू डिलिजेंस के बाद, तो भी कैसे वॉइड हो जाएगा सर? यानी पहले पता तो हो कम से कम कि माइनर के साथ मैं अग्रीमेंट कर रहा हूं। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। अब आइए इसमें सेक्शन 33 की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं आपको सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करूं 1963 से, ठीक है, इसके प्रोविजन के हिसाब से हम लोग चलें तो ये है हमारे पास। अगर आप 1 और 2 दो सब सेक्शंस को अगर कोरिलेट करके इसको पूरा कंक्लूड भी करेंगे तो क्या निकलने वाला है? देखिए पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड, पावर तो भैया पावर ही है, लेकिन किस बात का? आदेश देने की शक्ति। किसकी आदेश देने की शक्ति है? ऑफ कोर्स कोर्ट की। तो किसका पावर? कोर्ट का पावर। सो कोर्ट का पावर टू रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब यहां ऑर्डर देने के सेंस में है, बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड, कि बेनिफिट को रिस्टोर किया जाएगा या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड। इंस्ट्रूमेंट क्या था हमारे केस में, मोहरी बीबी के केस में? मॉर्टगेज डीड इज द इंस्ट्रूमेंट और इज सक्सेसफुली रेसिस्टेड एज बीइंग वाइड और वाइडेबल। तो यहां पर क्या बोला गया कि कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। फर्स्ट वाला पार्ट पढ़िए, यानी कि अगर हम देखें तो सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कहता है कि अगर कोई अग्रीमेंट वॉइड हो गया है, कोई एग्रीमेंट वॉइड हो गया है या कोई इंस्ट्रूमेंट कैंसल हो गया है, तो कैंसल क्यों होता है? इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या था? मॉर्टगेज डीड था सर, मॉर्टगेज डीड। तो अगर मॉर्टगेज डीड था तो वो कैंसल क्यों हो गया? इंस्ट्रूमेंट वाज मॉर्टगेज डीड, कैंसल क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अग्रीमेंट वॉइड हो गया, क्योंकि हमारा अग्रीमेंट वॉइडेबल हो गया। सो अगर हमारा अग्रीमेंट वॉइड या वॉइडेबल हुआ, उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट कैंसल हुआ, अगर ये दोनों चीजें हो गई तो फिर जिस किसी बंदे ने भी बेनिफिट उठाया है वॉइड अग्रीमेंट होते हुए भी,
या वॉइडेबल अग्रीमेंट होते हुए भी, इंस्ट्रूमेंट के कैंसल होते हुए भी उस बंदे के ऊपर कोर्ट इस तरह का आदेश दे सकता है, उस बंदे को कोर्ट बाध्य कर सकता है, कॉम्पेल कर सकता है कि भाई तुमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू द अदर पार्टी। तो हमारे केस में कौन है, हमारा अगर देखिए मोहरी बीबी धर्मदास, तो फायदा किसने उठाया, धर्मदास ने कि मोहरी बीबी ने, धर्मदास घोष ने। तो धर्मदास घोष को चाहिए था कि पैसे दे देता। अब सवाल उठता है कि क्या यहां माइनर देगा कि नहीं देगा। नाउ सी, चलिए अब इसका जस्ट जल्दी से नोट कर सकते हैं। देखिए पहले नाउ इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। सर ये तो 41 है सारे जो है ना ये सर। क्या सर ये बताइए। जो आपने सेक्शन 33 अभी पढ़ाया है, डिस्कस ये जो आपने एक्ट बताया था ना हमारे को, जो पुराना एक्ट था एसआरए 1877 का, उसका 41 में यही लिखा हुआ है। हाँ 1877 का जो था उसका 41 है, नए वाले में 33 है। अच्छा सर, मैं भी कहूँ मैंने कुछ नया खोज दिया सर। नहीं नहीं, कहीं ये आराम से इसलिए तो बोलता हूँ, भागना नहीं है, धीरे धीरे समझ समझ के बोलना है। क्योंकि मुझे ध्यान था सर वो, तो मैं क्या भाई मैंने कुछ नया खोज कर 1877 सर पुराना वाला, 1877 का 41 था, वो उसको उन्होंने यहाँ पे डाल दिया, अब 33 में आ गया। जी सर, ठीक है, इतना ही समझिए। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इसमें ये बस बात आ गई कि इफ ए माइनर, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई माइनर, यदि किंतु परंतु वाली बात है, गोस टू द कोर्ट, अगर कोई माइनर कोर्ट जाता है और वो जाता है प्लेंटिफ की हैसियत से जाता है, यानी वो खुद को विक्टिम बता रखा है कि जी मैं ही पीड़ित हूं, किस लिए, फॉर दी कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोहरी बीबी के केस में धर्मदास घोष भाग के गया अपनी मदर के साथ, क्योंकि उसको अपना प्रॉपर्टी बचाना था, क्योंकि प्रॉपर्टी उसने गिरवी दी थी और उसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके ब्रह्मदत्त ने पैसे दिए थे। अब वो बेच देता या कुछ और उसकी प्रॉपर्टी के साथ XYZ करता, उसके पहले भाग के ये गया धर्मदास कोर्ट में, उसकी मदर भी, और बोला जाके जनाब मैं तो माइनर था, इसने तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। तो ये प्लेंटिफ बन के गया था। सो इफ ए माइनर गोज टू द कोर्ट एज प्लेंटिफ फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमारे केस में, मोहरी बीबी के केस में मॉर्टगेज डीड। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये अपेक्षा की जाती है, देखिए अलग अलग सेंस में अलग है, इसका अपेक्षा भी होगा, आदेश भी होगा। सो रिक्वायर सच ए माइनर, यानी ऐसे केस में माइनर से ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको रिस्टोर करना चाहिए, टू रिस्टोर द बेनिफिट, उसको क्या करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए बेनिफिट को, यानी जो बेनिफिट वो ले चुका है वो उसको वापस दे देना चाहिए। एंड टू मेक सच कॉम्पनसेशन, एंड टू मेक सच कॉम्पनसेशन, ऐसा कॉम्पनसेशन जो जस्टिस रिक्वायर करता है, जिसमें जस्टिस हो जाए, टू मेक सच कॉम्पनसेशन टू द अदर पार्टी, टू द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को, एज जस्टिस में रिक्वायर, एज जस्टिस में रिक्वायर, जैसा जस्टिस को जरूरत है, यानी कि जितने में न्याय हो जाए उतने के लिए कॉम्पनसेशन देना चाहिए। What is the main purpose? What is the main objective? The main objective of this provision is, इस प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिस्टोर द पार्टीज टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एज फार एज पॉसिबल। अरे भैया धर्मदास घोष ने 10,500 रुपए ले लिए और ब्रह्मदत्त के 10,000 चले गए, तो अगर कोर्ट कहती है सेक्शन 33 के हवाले कि भाई धर्मदास घोष तुमको पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या कर रही है कोर्ट,
बैलेंस कर रही, भैया उसके 10,500 गए भी तो, तुमने मेजर बन करके उल्लू बना करके उसके पैसे हड़प लिए, तो बेटर है कि तुम क्या कर दो, सीधे सीधे तौर पे उसके पैसे वापस कर दो, कॉम्पनसेशन भी उसको दे दो। अब एक वाइस वर्सा सीन लीजिए। वाइस वर्सा सीन क्या होता है कि माइनर जो है अगर डिफेंडेंट की हैसियत से आ जाए तब क्या होगा, तब वो क्या बोलता है, अगर डिफेंडेंट यानी कि डिफेंडेंट से पैसे वसूले जा रहे हैं, यानी कि अब सोच लीजिए मोहिरी बीवी पहले पहुंच गई कोर्ट, तो मोहिरी बीवी जाके केस करेगी और बोलेगी सर ये देखो माइनर बोल के, मतलब मेजर बोल के आया था, माइनर बोल के लड्डू खा लिया, पैसे ले लिए इसने, पैसे दिलवाओ जनाब मेरे को। दिस इज द सीन। सो लास्ट पॉइंट इज when the minor is the defendant in a case, जब ये डिफेंडेंट होगा, डिफेंडेंट इन अ केस एंड ही यानी कि माइनर resist the enforcement of the suit, the court may ask, कोर्ट उससे पूछ सकती है, क्या पूछेगी, द कोर्ट मे आस्क हिम टू रिस्टोर, बेटा पैसे दे दो, पैसे दे दो, मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। द कोर्ट मे आस्क टू रिस्टोर करने के लिए, टू रिस्टोर सच बेनिफिट, वो बेनिफिट जो तुमने लिए थे, बेनिफिट टू द अदर पार्टी। अरे 10,500 दे दो ना भैया, अपने अपने घर जाओ, पहले का जो सिचुएशन था वही हो गया, उसको भी पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा भी घर तुमको वापस मिल जाएगा, यानी सब कुछ रिस्टोर यानी रिस्टोरेशन हो गया, बात खत्म हो गई। क्लियर? ओके अंजलि सर ये भी तो तभी होगा ना सर जब माइनर के पास कुछ प्रॉपर्टी होगी। ऑफ कोर्स सर, अगर माइनर के पास इतनी प्रॉपर्टी है ही नहीं तो फिर तो कोर्ट मनाही कर देगा, कोई बाउंड थोड़ी है सर माइनर। नहीं बिल्कुल नहीं, तो आप जानबूझ के उसका गले पड़ रहे हो और गले पड़ करके फिर आप उससे मांग भी रहे हो, बिल्कुल ये बात भी सही है। चलिए अब फाइनल टच मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल टच क्या है हमारे पास, अभी तक हम लोगों ने क्या किया आज के सेशन में। आज के सेशन में शुरुआत में मैंने आपसे बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, बताया था, और उसमें मैंने आपको एक केस शेयर किया था लेजली वर्सेस शेल का। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का मैंने कॉन्सेप्ट देके आपको बहुत क्लियर कहा था कि इंग्लिश लॉ के हिसाब से ये बात निकलती है कि इंग्लिश लॉ कहता है कि अगर माइनर फ्रॉड्यूलेंट बेनिफिट लेता है तो उससे पैसा वसूल लिया जा सकता है, और पैसा का मतलब क्या है, उससे गुड्स अगर है एग्जैक्ट थिंग लिया जा सकता है, मनी नहीं गुड्स लिया जा सकता है, प्रॉपर्टी लिया जा सकता है। ओके और इसी से रिलेटेड मैंने एक मैटर बताया था लेजली वर्सेस शेल। इसमें क्या था, एक माइनर दो अलग अलग लोगों को चूना लगाता है, 200 पाउंड का पैसा उठा लेता है, और जब उसके खिलाफ ये लोग केस करते हैं कुछ मोर देन 400 समथिंग पाउंड के लिए, तो कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि भैया कोर्ट ने कहा कि ये पैसे आप रिकवर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो पैसे रिकवर, क्योंकि रिकवर अगर करोगे तो उनका एक पर्टिकुलर कानून है, इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट, वो 1874 का है, उसके प्रोविजंस का वायलेशन हो जाएगा। उसमें प्रोविजन ऐसा क्या है जो वायलेशन हो जाएगा, उसमें प्रोविजन ये है कि आप माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ हुआ है तो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को हम 0 रखेंगे, और अगर आप पैसे मतलब वसूल लेते हो लड़के से यानी माइनर से, इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है ही नहीं, तो पैसे वसूलने की बात ही नहीं होगी। और भैया अगर किसी से आप पैसे वसूल रहे हो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था ही नहीं, बात ही खत्म होगी। अब सुनिए सबसे मजेदार पार्ट, सवाल ये पूछता है प्रीलिम्स में कि सर ये जो लेजली वर्सेस शेल है, ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा है कि भैया ये जो हमारा पैसा वसूलने की बात हो गई, इन्फोर्स करने की बात हो गई, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में लगता है कि नहीं लगता है?
whether this concept is applicable in India or is not applicable in India. The answer is this is not applicable in India. क्यों मैं बोल पा रहा हूं? Anybody can give me the answer? क्यों मैं बोल पा रहा हूं कि लेजली वर्सेस शेल का जो मैटर है वो इंडिया में नहीं चल सकता? क्यों? किस ग्राउंड पर, किस आधार पर मैं ऐसा बोल पा रहा हूं? Anybody can give me the answer? Try, apply your judicial mind. आंसर आपके हाथ में. Everyone has the answer. Everyone. सेक्शन 65 सर और मोहरी बीबी. अंजलि मैडम, हाँ बताइए, आपने हैंड रेज किया, बताइए मैडम, बताइए जिन्होंने भी हैंड रेज किया है मैडम. और कोई? किस बेसिस पे मैं ऐसा कह पा रहा हूँ? आंसर दिया है तभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ. हाँ जी, बोलिए बोलिए, या गलती से हैंड रेज कर दिया है शायद. सॉरी. सर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन सर. उसकी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि लेजली का एप्लीकेबल नहीं होगा. यस सर. सर क्योंकि इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी अप्लाई नहीं होता. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी. इक्विटी और प्रिविटी सर अलग है, जिस इक्विटी तरीके अलग है. सर जिस तरीके से इक्विटेबल सेट ऑफ होता है ना सर, उसी की तरह की आप जो बोलिए सर, पहले आप बोलिए. सर जैसे इक्विटेबल सेट ऑफ होता है ना कि सर जैसे कि आपके पास नहीं है तो आप उसे उसकी जगह कुछ चीज दे दीजिए. तो इसमें भी सर वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता सर इसमें. सर उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं सर, अभी तुरंत बताया सर, अभी तुरंत बताया. सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या बोलता है? पैसे वसूल सकते हैं, नहीं वसूल सकते? बस इतना बताइए, हाँ या ना. सकते हैं सर. और लेजली वर्सेस शेल क्या बोलता है? पैसे वसूल सकते हैं कि नहीं वसूल सकते हैं? नहीं. उसमें वो इन्फेंसी एक्ट आ जाता है सर. तो बस नहीं. सीधा सा फंडा हो गया सर. आंसर आपके हाथ में. मैंने बोला तो नहीं लगता है, नहीं लगता, इसीलिए मैंने बोला आपसे नहीं लगता है. देखिए हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है ना, जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ऑब्वियस ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है. छोटी छोटी चीजें जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वो क्या होता है, धीरे 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 या तो कंफ्यूजन में बदल जाती हैं या तो हम भूल जाते हैं. दो ही चीजें होती हैं, हम कंफ्यूज होते हैं या तो हम भूल जाते हैं. उसमें आपकी और मेरी किसी की पर्सनल गलती नहीं होती है, हमारी थोड़ी सी मिस्टेक, गलती भी नहीं बोलेंगे, हमारी नेग्लिजेंसी होती है, लापरवाही होती है, जिस वजह से ऐसा होता है. तो हमें नेग्लिजेंसी नहीं करनी है. देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. इतना तामझाम जितना आपको लग रहा है बड़ा लंबा चौड़ा है. मैंने काफी मतलब टेक्निकल टर्म्स में बताया है, सिंपल टर्म्स में भी बताया है, दोनों चीजों में बताया है. तो कुछ भी नहीं करना है आपको. आप सर डिस्कस क्या कर रहे हो? आप कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हो. कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइनर का पॉइंट. हमारा मेन जो सर रूट है ना सर, वो माइनर है सर. माइनर के पीछे हाथ धो के पड़े हैं. मैंने पहले बोला था कि माइनर का मैं A to Z बताऊंगा, चाहे जितना डिटेल लगे, जितना दिन लगे, लेकिन माइनर का एक एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए. अब सर माइनर का मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, डेफिनेशन दिया था एकदम शुरू में. तो माइनर का बकायदा डेफिनेशन बता दिया था आपको इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अनुसार कि माइनर किसको कहते हैं. ये भी दिखाया था मैंने आपको, याद कीजिए सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर माइनर शब्द लिखा ही नहीं है, वहां पर साफ साफ मेजर लिखा है. मैंने बताया था आपको, याद है कि नहीं? देखिए वहां पर मेजर लिखा हुआ है, माइनर वर्ड है ही नहीं. ओके. सो माइनर के लिए अब यहां पर था कि माइनर तो कुछ कर नहीं सकता, सो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन सर समस्या प्रैक्टिकल लाइफ में है सर. प्रैक्टिकल लाइफ में यह है कि अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसी ने कर लिया, माइनर के साथ अग्रीमेंट किसी ने कर लिया, या माइनर जो है अपने आप को मेजर दिखा करके अगर किसी और के साथ अग्रीमेंट कर लेगा, तब उस अग्रीमेंट में क्या होगा सर? अग्रीमेंट को सर छोटा मोटा चीज मत समझिए सर, बड़ा सोचिए. बड़ा लॉ बहुत बड़ा है, आप और हम उसको छोटा बनाते हैं.
ये लॉ इतना खतरनाक है, अगर सही, तो मैं कितनी बार बोल चुका हूं, लॉ जिसने भी ड्राफ्ट किया है बहुत सही है सर, बहुत सही है, उसके अंदर राइट्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज सब कुछ सही है, जो लेकिन जो अप्लाई करने वाले लोग हैं ना हमारे आपके जैसे, वो अपना ग्रीडनेस, लालच, बेईमानी, रिश्वत, पैसा, ये सब डाल डाल के लॉ को खराब कर देते हैं। जज साहब ने बोल दिया, भैया ऑर्डर फेवर में चाहिए तो इतने पैसे डाल देना, पकड़े जाते हैं जज साहब लोग। अभी फिर पकड़े गए ना, वो उत्तराखंड से पकड़े गए, दिल्ली से पकड़े गए, बहुत सारी जगहों से पकड़े गए। तो ये सब लॉ में नहीं है सर फॉल्ट, इंसान में फॉल्ट है। देयर इज नो फॉल्ट इन द लॉ, और जो फॉल्टी लॉ होता है वो टिकता नहीं है। यही कारण है कि 200 साल से ये चल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर समस्या यहां ये हो गई कि अगर माइनर चल करके आता है सामने और मेजर बन के चौड़े होके दिखा देता है, और जाकर के एक सामान्य आदमी से, एक आम आदमी से जाकर के अग्रीमेंट कर लेता है, तो मैंने अभी जस्ट कहा कि सर अग्रीमेंट को छोटी मोटी बात मत समझिए। मान लीजिए उस जमाने में सर 1903 बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत बड़ी बात होती है। 1903 के जमाने में 10,000 20,000 रुपए का लोन लेना खाने पीने का काम है क्या सर? आज भी 1 रुपए कोई नहीं देगा। आप चल जाइए बस में, ट्रेन में, ऐसे मांगिए अच्छे कपड़े पहन करके, सर 1 रुपए दे देना, ऊपर से नीचे 10 बार देखेगा, अगर लगेगा मन तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। 1 रुपए तो कोई सर देगा नहीं। सो 10,500 रुपए का लोन ले लिया उस जमाने में धर्मदास घोष ने। सोचिए क्या दिमाग पाया था इस घोष बाबू ने क्या दिमाग पाया था इस घोष बाबू ने। 10,500 का लोन उठा लिया और अपनी प्रॉपर्टी भी बचा ली केस करके। इसको बोलते हैं मास्टरमाइंड। सो 10,500 रुपए का मैटर, अगर मैं आज बोलूं कि अगर कोई माइनर गलती से, भगवान न करे, अगर आपके साथ पड़ गया पीछे, तो या तो आपकी प्रॉपर्टी खा जाएगा, या तो अपनी प्रॉपर्टी पे मोटा पैसा लेके निकल जाएगा, कर सकता है। तो यहां पर उसी का सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन दिया कि अगर माइनर आपके पास आता है, आपके से अग्रीमेंट करके जाता है, मीठी मीठी बातें करके अग्रीमेंट करके जाता है, स्वीट स्वीट बात करेगा और आपसे अग्रीमेंट कर लिया, पैसे लेके निकल लिया, चला गया। जब पैसे आपको लेने की बारी आई तो चौड़ा होके आप ही को कानून उल्टा सिखा रहा है। अरे क्या सर बड़े कानून पढ़ते थे सर, कहाँ, मैं तो माइनर हूं सर, आपने मेरे से अग्रीमेंट कर लिया, आप जानो, आपका काम जाने, जो करना है करो, देख लेंगे। वैसे कंडीशन में आपके पास क्या रेमेडी है? व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसको प्रैक्टिकल से कनेक्ट करिए। अब लेके चला गया पैसे और आपको बाद में पता चलता रहे ये तो माइनर है यार, या आपने भी बेईमानी करने की सोच ली, अरे सर माइनर है तो चलो अच्छे से इसको चमकाएंगे, 10,000 की जगह पर यहाँ पर 10,000 के लिए 4 शून्य होता है, 1 शून्य और दे देंगे, 1 लाख बना देंगे इसको, और 1 लाख बना करके फिर इससे इंटरेस्ट वसूलेंगे। आप अलग चतुराई में लग गए। तो वैसे सिनारियों में लीगल प्रोविजन क्या है, आप कैसे पैसे वसूल सकते हैं, वो कैसे वसूल सकता है, आप वसूल सकते हैं कि नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या देखना पड़ा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें क्या देखना पड़ा? सेक्शन 64। उसमें क्या देखना पड़ा? सेक्शन 65। उसमें क्या देखना पड़ा? 70। आप सोचिए, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके सोचिए, भाड़ में जाए दुनिया। अरे सर कोई आए सर, आपको तो जज की ही नौकरी करनी है सर, टेंशन क्या लेना पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। कोई आए कोई जाए, आपको जिसके राज्य में नौकरी मिल गई समझो वही अच्छी सरकार है, बस इतना समझ लीजिए। बस मोदी आए, योगी आए, साइकिल आए, जहाज आए, और मतलब हाथी आए, घोड़ा आए, उससे क्या मतलब है सर? आपको जो सरकार नौकरी दे दी समझो वही अच्छा है। सरकार से क्या करना है? सरकार के आप सोते रहेंगे तो सरकार आपको पैसा दे देगी? कोई सरकार सिर्फ मूर्ख बना। सरकार कौन है? हम ही और आप सरकार है। हम ही आपको मूर्ख बनाएंगे, आप ही मेरे को मूर्ख बनाएंगे। बस सरकार का काम है मूर्ख बनाना और राज करना, दैट्स इट। आपको लॉलीपॉप पकड़ा देगी, ये देंगे। अरे भैया आपको कह रही है कि नौकरी देंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि सर मेरे को नौकरी देगी, नौकरी। अरे भैया एलिजिबिलिटी है क्या? वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। एलिजिबिलिटी तो पहले पैदा करो, स्किल तो पहले पैदा करो। आप कह रहे हो कि सर नौकरी देने वाली सरकार, सर नौकरी देगी, पहले एलिजिबिलिटी तो अलाओ। कहेगी देखो भाई मैंने नौकरी दी, तुम एलिजिबल ही नहीं थे, तुम तो मतलब
प्रीलिम्स भी नहीं पास कर पाए तो तुमको नौकरी किस बात के लिए नहीं भाई? फिर आप ही कहोगे नहीं भाई सरकार तो सच कह रही है, मतलब आप ही गर्दन हाँ में हाँ मिलाओगे, उनकी सही सब बातों में हाँ करोगे आप। यही होता है। इसलिए सरकार के पीछे नहीं पड़ना है, पॉलिटिक्स के पीछे नहीं पड़ना। वो अपना पेट भरने का जुगाड़ कर रहे हैं, आप अपना पेट भरने सोचिए, वो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। वैसे थोड़े कोई इंसान दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो मेहनत ही नहीं करे, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे रसिया के राष्ट्रपति काम नहीं कर रहे, वो भी काम कर रहे हैं। पुतिन साहब भी जाग जाग के रिपोर्ट ले रहे हैं, भाई क्या हुआ बताओ बॉर्डर पर। मोदी साहब भी जाग जाग के पूछ रहे, बताओ कौन सा स्टेट में हम डूबे और कौन से स्टेट में हम लूटे, कौन सा स्टेट को बचाया, कौन सा स्टेट डुबाया, वो भी देख रहे हैं। तो कहाँ किसको आराम है सर? तो जब वो आराम नहीं कर रहे तो आप कहाँ से आराम करेंगे? जिसने आराम किया गया, हम लोग भी अगर थोड़ा सा आराम करेंगे तो डूब जाएंगे। फैक्ट है सर, इसलिए किसी का टेंशन मत लीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए बस। हेलो हाँ सर, सर, ये बोलिए वाली पीडीएफ एक बार ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। सर। ग्रुप में सर ऐप पर सब पे डालवा देता हूँ मैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मेन जो कंसर्न मैं बोल रहा था कि 64, 65, 70 इससे मिलने वाला क्या है? इससे मिलने वाला है कि हाँ, अगर माइनर आ गया, आपसे डील कर लिया, तो दो सिचुएशन हो सकती है। या तो आपको अग्रीमेंट करते समय इस बात की जानकारी थी कि हाँ वो माइनर है, या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो माइनर नहीं है, यानी वो माइनर है। दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर आपको जानकारी थी कि वो माइनर है और आप फिर भी अग्रीमेंट कर रहे हो, तो आंख बंद करके मोहरी बीवी का केस आपके ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट हो जाएगा मोहरी बीवी का केस आपके ऊपर। अगर आपको इस बात की जानकारी थी तो कुछ नहीं कर सकते आप, लुट गए, पिट गए। अंतिम यात्रा की तैयारी कीजिए बस। लेकिन अगर आपने ड्यू डिलीजेंस किया, सारी चीज करी, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला, या आपको नहीं पता था, आपके नॉलेज में नहीं था कि बंदा माइनर है, और आप उसको मेजर समझ के इंटरफेयर कर रहे हैं, तब ये 33 सामने आएगा। तब कहेगा बेटा पैसे दो, 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, बोलेगा पैसे दो भाई, तब रिस्टोर करो। क्योंकि तुमने मेरे साथ क्या किया? फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी करी, तुमने फ्रॉड्यूलेंट बेनिफिट लिया, तब जाके ये बात निकल के आती है। तो बड़ा सीधा सा फंडा है, दो ही चीजें होंगी, या तो आपको नॉलेज था या तो आपको नॉलेज नहीं था। नहीं था तो बल्ले बल्ले, था तो मोहरी बीबी, था तो आप मोहरी बीबी हो ना, और क्या हो? था तो मोहरी बीबी हो, नहीं है तो मोहरी बीबी नहीं हो, तब तो अच्छी बात। इसीलिए इसमें कुछ डरने वरने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है। 33 का एप्लीकेशन कब होगा, 64 का एप्लीकेशन कब होगा, 65 का एप्लीकेशन कब होगा, 70 का, अरे सर 1877 का तो लगना ही नहीं है सर, उसको तो साइड ही करो, इसलिए मैंने उसकी बात ही नहीं करी। 1877 का तो बात ही नहीं करना, वो तो खत्म ही हो गया। तो आपके पास बचा क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 33, बाकी तो गया साइड में। इसीलिए बिल्कुल कूल होके थोड़ा थोड़ा करके समझिए। हाँ सर, बोलिए सर। तो सर सेक्शन 63 वहीं अप्लाई होगा जहां माइनर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है? क्या सर सेक्शन 63? नहीं सर 33, सॉरी 33। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर है सर, उस पर पूरा प्रोविजन है सर, इस पे पूरी बातचीत है सर, पूरी बातचीत है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा अलग से। ऐसा मत सोचिए कि मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इस पे पूरा मैं बकायदा, जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब आएगा ना तो भी मैं इस पर डिटेल से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पूरा मटेरियल है, लेकिन अब चूंकि अमेंडमेंट हो चुका है तो बिना अमेंडमेंट वाला है वो, यानी कि पहले का है, इसलिए मैं उसको मटेरियल को आप लोग के लिए छोड़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, मैं आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन शेयर करता हूँ। मेंस का क्वेश्चन है, उसको पहले जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया सर, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया है 2015 का, 2015 का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है, मेंस के लिए, अगर आप लोग लिख सकते हैं तो लिखिए और लिख के आंसर शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, एवरी प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट। इसके बाद कुछ नहीं लिखा, इसके बाद सीधे कहते हैं एग्जामिन, और ये हायर जुडिशियल सर्विसेज का है, खतरनाक मामला ये है। एग्जामिन द वैलिडिटी, लोअर में भी पूछा है, ये शायद हरियाणा सिविल जज का है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट in the light of
in the light of the relevant provisions of the Indian Contract Act 1872। अब ये क्वेश्चन है, क्या आंसर हो सकता है? आप सोच के इसको लिखने की कोशिश कीजिए। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया है दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज का, 2015 का ही, बहुत सिंपल है, शॉर्ट नोट्स पूछा है, शॉर्ट नोट्स। एक और क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं आपको, शॉर्ट नोट्स ऑन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऐसे शॉर्ट नोट्स ऑन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑन in the context of law on contracts। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट्स आ गया। उसके बाद एक और केस लॉ आया है 2015 का, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी आ सकता है, यानी एक्सपेक्टेड है ज्यादातर। विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, सीधा पूछता है विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, तो अगर कर सकते हैं तो कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन void एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये हम लोगों ने नहीं किया है, ऐसा आप इस पर बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसके अलावा एक और केस, एक और क्वेश्चन, ईमेल के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी वैलिडिटी बतानी है आपको, यानी डिस्कस इन डिटेल द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ईमेल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद द रीसेंट केस लॉ। रीसेंट लिखा मतलब ताजा ताजा पूछ रहा है ये, रीसेंट केस लॉ। ईमेल के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका क्या पोजीशन है, ये जो आता है, ये केस आया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा कुछ है 2017 या फिर 16 ऐसा कुछ है। तो समझ लीजिए क्या क्वेश्चन मेंस के हैं। फिर बाकी जो डिटेल वाले जो क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है। आपका मैं सिनॉप्सिस दूंगा, उस पर आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए। और भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फाइंड आउट करता हूं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसको कम से कम आप लोग ट्राई करके उसका आंसर बना के रखिए, ठीक है, ओके। चलिए मिलते हैं टुमारो सेम टाइम, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन।